आज के इस कार्यक्रम में कुछ परिचय आपके समक्ष कराने जा रहा हूँ। अपने बीच में जो संघ से जो वरिष्ठ अधिकारी हैं श्रीमद इंद्रेश जी, वैसे तो इंद्रेश जी का परिचय कराना शायद सूरज के आगे दिया जलाने के समान है, किसी परिचय के आप मोहताज नहीं है। इंद्रेश जी का नाम जब भी संगठन के नाते लिया जाता है तो एकदम से सभी को ध्यान में आता है इंद्रेश जी के बारे में। फिर भी थोड़ी जानकारी इंद्रेश जी के बारे में। आप मूलतः कैथल हरियाणा से संघ के संसद बने। हमारा सौभाग्य है आपकी पढ़ाई चंडीगढ़ के पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से हुई, तो वहां से आपने इंजीनियरिंग करी। 1974 से 1974 से आप संघ के प्रचारक के नाते काम कर रहे हैं। प्रचारक का मतलब हम लोग शायद कुछ नए हैं। संघ का प्रचारक का मतलब अपना घर छोड़ के संघ के लिए, समाज के लिए सारा काम करना। इनके बारे में एक विशेषता जो मेरे को मिली, जब ये प्रचारक निकले तो पूरे परिवार ने, पूरा घर में हवन यज्ञ करके और माथे पे तिलक लगा के समाज को समर्पित किया। ऐसी शख्सियत श्रीमद इंद्रेश जी। पूर्व में आप दिल्ली के प्रांत प्रचारक, हिमगिरी प्रांत जिसमें हिमाचल और जम्मू कश्मीर के प्रांत प्रचारक के नाते काम किया। इनकी विशेषता के बारे में बताएं तो समाज में अलग तरह के जितने भी विशेष वर्गों के लोग हैं, उनके बीच आपका मिलना जुलना, उनसे बातचीत करना, इनकी एक स्पेशलाइजेशन है जिसके कहते हैं। आपसे प्रेरित होकर बुद्ध मुस्लिम समाज ने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की स्थापना की। इनकी प्रेरणा से संघ के संस्थापकों ने अलग अलग तरह के संगठन, हिमालय परिवार, भारत तिब्बत सहयोग मंच, जम्मू कश्मीर स्टडी सर्कल, ऐसे कई संगठन इनकी प्रेरणा से, इनकी प्रेरणा लेके संघ के कार्यकर्ता शुरू किए। एक बार मैं किसी बैठक में था, किसी कार्यकर्ता ने परिचय कराया, तो उन्होंने कराया कि अभी तक मेरी परिचय कराने तक ये संगठन है, जैसे परिचय खत्म होगा हो सकता है इनका कोई और कार्यकर्ता कोई और नया संगठन शुरू कर चुका हो। तो इसलिए संगठनों के नाम इतने हैं जो भाई साहब की प्रेरणा से शुरू किए, तो शायद मैं तो गिन ही नहीं पा रहा, इसलिए विषय चाहूंगा श्रीमान इंद्रेश। इसके अलावा और हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता जो मंच पे हैं, माननीय त्रिलोकीनाथ जी मेरे बीच में है। आप चंडीगढ़ विभाग के सह विभाग संचालक के नाते आपके साथ दायित्व है, चंडीगढ़ में आपका निवास है। तो बाई तरफ है माननीय विपिन जी, चंडीगढ़ महानगर के महानगर संचालक के नाते दायित्व है, निवास आपका चंडीगढ़ में। इस बीच हमारा सौभाग्य है माननीय रमाकांत जी, अपने अम्बाला विभाग के माननीय विभाग संचालक भी हमारे मध्य में है। कुछ और अन्य संघ के वरिष्ठ का अधिकारी श्रीमान किशोरकांत जी, आप अखिल भारतीय सह अभिलेखाकार प्रमुख के नाते दायित्व है, केंद्र आपका चंडीगढ़ में। इसके अलावा अपने बीच श्रीमान डॉक्टर वीरेंद्र जी, आप पंजाब प्रांत के संपर्क प्रमुख के नाते आपके साथ दायित्व है। संपर्क विभाग के नाते ये आज कार्यक्रम होने वाला है, आपका निवास चंडीगढ़ में है। अभी जो मेरे से पूरब बोल रहे थे श्रीमान विवेक थापर जी, आप पंजाब प्रांत के सह प्रांत प्रमुख के नाते आपके पास दायित्व है, आपका निवास जलंधर में। श्रीमान चरणजीत जी, जो चंडीगढ़ विभाग है, चरणजीत जी ये इस चंडीगढ़ विभाग के विभाग प्रचारक हैं, आपका केंद्र रोपड़ में। श्रीमान सुमित जी अपने जो चंडीगढ़ महानगर है, महानगर के प्रचारक है, आपका केंद्र चंडीगढ़। अब मैं डॉक्टर वीरेंद्र जी से निवेदन करूंगा आज की कार्यक्रम की भूमिका रखें, कार्यक्रम शुरू। जैसा कि हम सब जानते हैं, वर्षों से संघ में विजयदशमी के दिन, जो कि संघ का स्थापना का दिन भी है, उस दिन परम पूजनीय सरसंघचालक जी का विजयदशमी उद्बोधन, जो ना सिर्फ हमारे सभी स्वयंसेवकों के लिए मार्गदर्शन के लिए रहता है, मगर अब तो पूरे समाज की कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ के ऊपर संघ के विचार और उसके लिए संघ के प्रयास के बारे में
एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट रहता है। हम आज उसकी परिचर्चा के लिए एकत्र आए हैं और जैसा कि अभी परिचय दीपक जी ने करवाया, हमें माननीय श्री इंद्रेश जी का मार्गदर्शन मिलने वाला है। कार्यक्रम आरंभ करने से पहले, क्योंकि हमारे समाज में ज्योति से, ज्ञान से, प्रकाश से हर कार्यक्रम का आरंभ करने का है, तो मैं निवेदन करूंगा माननीय श्री इंद्रेश जी से, श्री त्रिलोकीनाथ जी से और विपिन वासुदेवा जी से कि वो दीप प्रज्वलित करके आज के कार्यक्रम का आरंभ करेंगे। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भाई और बहन, मेरी उच्च शिक्षा की यात्रा चंडीगढ़ से ही है। 1966 में पैक के अंदर मैकेनिकल इंजीनियर बनने के लिए मैं आया था। संस्मरण तो बहुत हैं और एक संस्मरण टिपिकल है, उससे शुरू करता हूँ। एक दिन रात को 12 बजे सीनियर्स ने कॉल कर लिया रैगिंग के लिए, और आई फेस द वेरी फनी क्वेश्चन। उन्होंने कहा कि मिस्टर गो टू द मार्केट एंड परचेज द 5 यार्ड ऑफ द मिल्क, 5 गज दूध खरीद कर लाइए। मुझे ऐसा लगा कि शायद सुनने में गलती हो गई है। फिर मैंने कहा लीटर किलो कहना तो खास बात नहीं है, इट इज नॉट ए क्वेश्चन। तो मैं कुछ क्वेरी करता तो वो बड़े तीखी आवाज में बोले, क्यों कम सुनता है? तो नहीं भी सुना था तो भी सुन गया। तो मैंने उनसे पूछा कि सर बर्तन ले आता हूँ मैं, नो नीड ऑफ यूटेंशियल, बर्तन नहीं चाहिए और 5 गज दूध, जो सुना कभी नहीं, देखा कभी नहीं, तो बड़ा अजीब सा है। फिर मैंने कहा कि इस समय तो मिल्क मैन भी जाग नहीं रहा होगा और दूध भी नहीं। मैंने कहा नो नीड ऑफ मिल्क मैन एंड मिल्क। मैंने कहा दूध वाला भी नहीं चाहिए, दूध भी नहीं चाहिए, बर्तन भी नहीं चाहिए और 5 गज दूध। तो कौन बनेगा करोड़पति? आजकल सीरियल चलता है, उस समय तो नहीं था। तो वहां खड़े रहेंगे तो मुर्गा बना दिया जाएगा, इसलिए भला इसी में बहुत सी ऑलवेज राइट। तो हम अपना घूम घाम कर आए 10-20 मिनट। आने के बाद हमने भी नाटक किया, सर टेक 5 यार्ड ऑफ द मिल्क, दे आर मोर इंटेलिजेंट। हमने सोचा मान जाएंगे, हम जाके सो जाएंगे, जान छूट जाएगी। उन्होंने कहा कि ये 5 गज दूध है या नहीं है बाद में फैसला करेंगे, पर तुम पहले ये बताओ खरीद कर कैसे लाए। तो हमने जो उस समय में कहानी घड़ी उसको स्मरण करता हूँ, जिससे एक सत्य को प्रमाणित हुआ कि सत्य, ये बात सत्य है। मैंने कहा सर हमने दूध वाले को जगाया मार्केट में। अब उसने, हम इनोसेंट बच्चों के चेहरे देखकर समझ गया, क्योंकि हर साल ही देखता था। तो इंजीनियरिंग कॉलेज के हैं, तो हमने कहा कि हमें दूध चाहिए और वो भी 5 गज चाहिए। तो वो भड़क गया, पहले कौन बेवकूफ़ है जिन्होंने ये कहा। हमने कहा आप हमारे सीनियर्स को बेवकूफ़ मत करिए, दे आर सुपर इंटेलिजेंट। अब सीनियर समझ तो गए कि बात बात में इसने बेवकूफ़ तो कह ही दिया। हमने नहीं कहा, तो उसने कहा था। तो उसने कहा बेटा तुम बता दो 5 गज दूध कैसे होता है। मैंने तो कोई इंजीनियरिंग की नहीं है, हो सकता है इंजीनियरिंग में 5 गज दूध होता होगा, पर 30 साल हो गए मुझे यहाँ दुकान चलाते हुए, पहले तो किसी ने 5 गज दूध मांगा नहीं। अब नई नई इंजीनियरिंग शुरू हुई है तो किसी में होता होगा।
यानी उसने इधर हमने जो घड़ा उसके बारे में, तो हमने जो उत्तर दिया, हमने कहा उसको कि ये हमारा बर्तन है, आप अपने बर्तन में 10 ग्राम दूध डालिए, हमारे बर्तन से छूकर 1 गज ऊपर दे दीजिए, पलट दीजिए, कॉल इट 1 यार्ड, डू इट 5 टाइम, यू विल बी 5 यार्ड, हमारी जान बच गई, हम जाकर सो गए। एक सत्य जिसको समय समय पर उद्घोषित किया है विश्व के विद्वानों ने और वैज्ञानिकों ने। हमें पहली बार अनुभव हुआ कि वो सत्य है, और वो ये था कि जब भी दुनिया में कोई प्रश्न जन्म लेता है, गॉड सेज, मैं उसका उत्तर भी साथ भेजता हूँ। खोजने का काम है मनुष्य तुझे करना है, पर देयर इज नथिंग इन द वर्ल्ड एंड इन द यूनिवर्स विच कांट बी आंसर्ड, विच हैज नो आंसर। इतनी का अकल उस समय हमें आई, तो इसलिए जो टफेस्ट ऑफ द लाइफ है तो उससे परेशान नहीं होइए, उसको एंजॉय करिए, थोड़ी मेहनत करिए तो मिल जाएगा। विच इज चैलेंजिंग, तो डोंट मेक योर सेल्फ डिस्टर्ब्ड, उसको भी एंजॉय करिए तो वो चैलेंज भी मीट आउट हो जाएगा। तो इसलिए जब मैं चंडीगढ़ आ रहा था तो ये संस्मरण मुझे ध्यान में आया कि आपके साथ शेयर करने में अच्छा रहेगा। तो जिस शहर से हमारी ऐसे ज्ञान की यात्रा शुरू हुई, उस आप शहर के सब वासी हैं, इसलिए आप सबका अभिनंदन भी है, स्वागत भी है, बधाई भी है। बधाई इस बात की है कि हम बहुत सारे त्योहारों में से निकल कर आए हैं और आगे बहुत सारे त्योहारों में जाएंगे। तो मैं अभी बैठे थे जब कार्यकर्ता, और यहाँ भी वेट करा रहे थे कि अभी नहीं चलना है, जरा रुक कर चलना है। तो मैंने उनको पूछा, ये बहन जी आगे से निकल कर गई थी, मैंने कहा इन बहन जी को आप रोजगार युक्त मानते हैं कि बेरोजगार मानते हैं? बहन जी से नहीं है, मतलब वस्त्र से है, सन्यासी से। ये बेरोजगार हैं कि रोजगार हैं? आप क्या कहेंगे? तो अब बेरोजगार कहेंगे कि रोजगार युक्त कहेंगे? इस देश की और दुनिया की विडंबना है। अब देश के अंदर 20-25 लाख से अगर सन्यासी हैं और सब धर्मों के जोड़ दिए जाएं, इट में टच टू द 1 करोड़। जैन होंगे, सिख होंगे, बौद्ध होंगे, राधा स्वामी होंगे, निरंकारी होंगे, ब्रह्म कुमारी होंगे, ऐसे भारत के अंदर 229 ईसाई उपपंथ हैं, यानी दुनिया के सबके हैं कोई ना कोई। 72 इस्लाम के हैं, शैव, वैष्णव, शाक्त, प्रकृति पूजक या फिर निराकार उपासक मिलाकर जो सनातन के 126 हैं, जिसमें 18 बौद्ध लिनेज हैं, 12 जैन लिनेज हैं, 11-12 सिख लिनेज हैं, ऐसे सब मिलाकर माने जाते हैं। अब सबके अगर संत महात्मा मिलाए तो लाखों लाखों में, ये किस में आते हैं, रोजगार में कि बेरोजगार में? आप जितने बैठे हैं, आप में से हर एक का दफ्तर और घर 4-5-6 को एम्प्लॉयमेंट देता है, तो तब भी आप एम्प्लॉयर नहीं है, यू आर नॉट कंसिडर्ड एज एम्प्लॉयर। यह वर्तमान के सत्य की भयानक घोर विडंबना है कि हम कितना असत्य जी रहे हैं और कितना सत्य जी रहे हैं, कितना प्रैक्टिकल जी रहे हैं, कितना इम्प्रैक्टिकल है। पर आपका घर, मैंने कहा मैं जिस घर पर ठहरा हूँ उस घर के अंदर, कोठी के अंदर 6 लोग एम्प्लॉय हैं और वहीं रह रहे हैं, फिर भी ये घर का मालकिन एम्प्लॉयर नहीं है, पर वो 6 परिवारों को पाल रहे हैं। तो इसलिए मैं कहा करता हूँ, भारत का 4 करोड़ का सरकारी रोजगार है और लगभग 73 to 74 करोड़ प्राइवेट रोजगार है।
और आज जो जीडीपी है उसका बेसिक लाइन है सरकार केंद्रित रोजगार पर से जीडीपी। इसलिए दुनिया में सर्वाधिक अन्याय भारत के साथ है। दुनिया भी कर रही है, हम भी कर रहे हैं, क्योंकि हम भी उस असत्य के साथ जी रहे हैं। इसलिए मैं कहा करता हूँ द वर्ल्ड शुड चेंज इट्स जीडीपी कैरेक्टर, और भारत पर तो इसमें शोध होना ही चाहिए। होगा तो बड़ा भला हो जाएगा, दुनिया का भी अपना। मैं इसमें आपको एक छोटे से आनंददायक इंसिडेंट सामने घटा है। अगस्त 2022, आप इस पूरे महीने को देखिए कितना खूबसूरत महीना है। सबसे पहले एक फेस्टिवल आया, राखी, रिश्तों का त्योहार। क्योंकि भारत के ज्ञान विज्ञान और प्रोग्रामर्स की एक विशेषता रही है, जब वो किसी थीसिस को लाते हैं और थ्योरी को लाते हैं तो फिर उसका प्रैक्टिकल डेवलप करते हैं, फिर प्रैक्टिकल का प्रोग्राम डेवलप करते हैं। तो नारी के प्रति नजरिया हमारा बेटी का, बहन का, माँ का और देवी का रहा है, और ये नजरिया देश जिए। एम्पावरमेंट ऑफ मैन, सिक्योरिटी ऑफ, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट, पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन। तो उसके लिए एक सुंदर कार्यक्रम बना दिया, राखी का त्योहार, ताकि आदमी में ये संस्कार आ जाए। तो हमारे ज्ञान विज्ञान के विशेषज्ञों की ये विशेषता थी। तो वो आया। अब दुनिया में अभी तक कोई मशीन नहीं बनी, ये 10 चीजें डाल दो, बटन दबा दो, राखी बनकर आ जाए। राखी घरेलू उद्योग था, है और सदा रहेगा। राखी से निकले तो पतंग आ गया, काइट। अभी तक दुनिया में कोई मशीन नहीं बनी कि ये 6 कागज और 4 बांस डाल दिए और पतंग बनकर आ जाए। वो घरेलू उद्योग था, है और रहेगा। उसके बाद आ गया घर घर तिरंगा। घर घर तिरंगे से निकले तो लड्डू गोपाल आ गए साहब। भगवान कृष्ण का हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन आ गया, जन्माष्टमी आ गया, आया। तो आज तक कोई मशीन नहीं बनी कि ये 10 वस्त्र डाल दो और कन्हैया का ड्रेस बनकर आ जाएगा। वो घरेलू उद्योग है। फिर उससे निकले तो गणपति महाराज आ गए। और इन 5 उत्सवों को देखिए आप, इसने देश के 1 करोड़ से अधिक परिवारों को घरेलू उद्योग के रूप में रोजगार दिया, और उसे 1 महीने में 1 साल की रोटी कमा ली। तो बड़े उद्योगपति, बड़े व्यापारी ने भी कमाया, उसने होलसेल में राखियां बेची, इसने भी कमाया, थोड़ा थोड़ा करके बेची। उस समय में त्योहार मेले लगे तो सर्कुलेशन ऑफ इकोनॉमी हुआ। अब इसको कोई गिने जाएंगे। तो ये एक घरेलू कुटीर उद्योग भारत में सर्वाधिक एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है। गरीब से गरीब को भी देता है, अमीर से अमीर को भी देता है। हमारे इन तीर्थों और त्योहारों की एक और विशेषता है, ये अब कास्ट है, अब रिलीजन है, अब लैंग्वेज है, अब पार्टी है। गणपति की शोभा यात्रा, गणपति उत्सव हर गरीब को, हर अमीर को, हर गांव वाले को, शहर वाले को, हर पार्टी वाले को, हर जाति वाले को, हर मजहब वाले को, हर भाषा वाले को रोजगार देता है। तो सोशल यूनिटी का वर्क है इसमें, यानी देश जो है सोशली एकजुट हो, ये जिंदा है इस सारे उसमें। इसलिए कन्फ्लिक्ट ऑफ कास्ट, कन्फ्लिक्ट ऑफ पार्टी, कन्फ्लिक्ट ऑफ रिलीजन, कन्फ्लिक्ट ऑफ कास्ट, इसके अराइज होने का स्कोप नहीं है, सबको देते हैं। अब यहाँ की सोसाइटी ने दुनिया को इसलिए किया कि हमने अपने तीर्थों और त्योहारों और मेलों के अंदर उस गरीब के लिए भी सोचा है जिसके पास कुछ अर्निंग सोर्स नहीं है, ताकि वर्ष में उसको अर्निंग मिल जाए। और उस अमीर के लिए भी सोचा है
जो 10 लाख राखी 10 लाख पतंग खरीद कर बेचेगा, तो उसको भी दिया है, उसको भी दिया है। कौन सी जाति है, कौन सी भाषा है, कौन सा प्रांत है, कौन सा धर्म है, कौन सा पार्टी है, जिसके आदमी को उसमें रोजगार नहीं मिला। इसलिए रामायण ऐसा ग्रंथ है भारत का। और उसके बाद अनेकों अनेक देखते जाइए, किसी भी पात्र के साथ न जातिवाचक शब्द है, न पंथवाचक है, न भाषावाचक है, और न अन्य दलवाचक शब्द है। राम राम है, रावण रावण है, दशरथ दशरथ है। अगर आज कोई पोस्टर निकाल दे जाति और पंथवाचक, राम सिंह रघुवंशी और रावण शर्मा भारद्वाज की लीला देखने आइए, हम सब उसको मेंटल हॉस्पिटल भर्ती करा देंगे। राम रावण की लीला देखिए, सारे जगत को पता है वो कौन सा राम और कौन सा रावण। तो हाउ द सोसाइटी शुड सर्वाइव, इसका बड़ा सुंदर मॉडल है। और ऐसा होना ये एक चमत्कार भी है। तो इसलिए बौद्धिक वर्ग में जो बिंदु छू रहे हैं, मैं उसके शरीर की बात नहीं कर रहा हूँ, न मन मस्तिष्क की बात कर रहा हूँ। आई एम डिस्क्राइबिंग इट्स सोल, उसका आत्मा क्या है। कितना सुंदर सा कथानक है। प्रभु पहुंचे शबरी के यहाँ, उसने फल खिलाए चखकर। प्रभु ने शेषनाग को यानी लक्ष्मण को इशारा किया, वो समझ गए, उनका सर ठीक, फेंक दिया। एक ने खाया, एक ने फेंक दिया। सृष्टि के अंदर वो सामाजिक आध्यात्मिक जीवन मूल्य जन्मा इस घटना में से, जिसने सोसाइटी को फ्रेम किया, उसके माइंड एंड हार्ट को डायरेक्शन भी दी और फ्रेम भी किया। फैसला कौन सा हुआ? इस छोटी सी घटना का फैसला क्या था? राम पर मंत्र बन गया, लक्ष्मण का मंत्र आज तक नहीं बना। श्री राम जय जय राम। आज तक भी कोई नहीं कहता श्री लक्ष्मण जय जय लक्ष्मण। राम भगवान हो गए, लक्ष्मण भगवान नहीं हो सके। वो सामान्य देवता के रूप में रह के सम्मानित रह गए। कोई भी दो लोग मिलते हैं, तुरंत कहते हैं राम राम भाई साहब, राम राम चाचा जी, राम। आज तक किसी ने कहा लक्ष्मण लक्ष्मण कहते थे। तो whom we to have to serve, हमारा आइडियल क्या होगा? छुआछूत होगा कि छुआछूत मुक्ति होगा? छुआछूत होगा तो लक्ष्मण जैसे रह जाओगे, छुआछूत मुक्ति होगा तो राम जैसे पूजनीय हो जाओगे। तो इसलिए अब इस पर चाहो तो जीवन का एक दर्शन पूरा लिखा जा सकता है, इसलिए फ्रेमिंग ऑफ ए मैन एंड मैन काइंडनेस एंड मैनहुडनेस हो सकती है। इसलिए उन्होंने कहा कि जब तक ये झंझट ठीक नहीं होगा तो ये तकलीफ रहेगी, परंतु उसको समझना और जानना ये एक बड़ा महत्व का है। इसलिए आप देखेंगे दुनिया के अंदर सब मिलाकर जिसने छुआछूत को धर्म माना, ऐसे किसी भी व्यक्ति को महापुरुष नहीं माना गया। उसका ना ग्रंथ है, ना उसकी घटना है, ना उदाहरण है, ना उसका कोई स्मारक है, ना उसकी कोई चर्चा करती। जिसने ये छुआछूत रूपी पाप, अधर्म और अपराध से मानव जाति का संरक्षण किया और मुक्त कराने का काम किया, ऐसे हर आदमी का ग्रंथ है, कथा है, स्मारक है और उसका विचार है, उसके घरों में चित्र है। तो जीवन का कितना बड़ा आधार, डायरेक्शन दी जो युगों चला, इसलिए भारत विश्व गुरु कहलाया। तो इसको समझना। इसमें से एक बात देता हूं, भारत का सुप्रीम कोर्ट 75 वर्ष के सुप्रीम कोर्ट में 50वें चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं, यानी 75 वर्ष में 50वां चीफ जस्टिस मिलेगा भारत को। अब आप बताइए कि 70-80 करोड़ तो होकर चले गए होंगे 75 साल में, 100 करोड़, 135 करोड़ अब है, तो 250 करोड़ लोगों में 75 साल में
केवल 50 चीफ जस्टिस हुए हैं। इतनी रेयर कमोडिटी है, यानी इतनी रेयरेस्ट है। परंतु चीफ जस्टिस होना भारत का ये कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ा रुतबा है साहब। परंतु मुझे और आपको भी कहा कि ओनली फ्रॉम 235 करोड़ पीपल देयर आर ओनली 50 एक्सेप्शनल्स आर देयर, प्लीज राइट द नेम टू हैव ए पास मार्क्स। मेरी और आपकी जिंदगी इसलिए नहीं है सब फेल होंगे, अब इस उम्र में जाके फेल तो नहीं होंगे, पर हम 2, 4, 5, 7 से ज्यादा नाम नहीं लिख पाएंगे भाई। ये देश शुड बी वेल नोन टू द सोसाइटी, पर नहीं है सर। इनका फोटो किसी घर में नहीं मिलेगा सर, और अपने जीवन के उच्चतम रूप से सम्मानित व्यक्तित्व थे। कोई फोटो खरीदता भी नहीं है, मांगता भी नहीं है, लगाता भी नहीं है। क्यों? देखिए, 2 स्टेटस होते हैं, एक होता है रिस्पेक्टफुल मैन, एक होता है टू बी वर्शिप्ड। चीफ जस्टिस रिस्पेक्टेड मैन ऑफ द सोसाइटी है, पर पूजा के योग्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो आइडियलिज्म नहीं है। भोग के क्षेत्र के अंदर वो पूर्ण सम्मानित हैं, वो जिंदगी के और देश के उस हायर स्टेटस पर गए हैं जिस पर 75 साल में केवल 49 लोग गए, 50वां आ रहा है। इसलिए सम्मानित पूरे हैं, पर पूजनीय नहीं है। आइडियलिज्म उसको वर्शिप्ड बनाता है, कंज्यूमरिज्म उसको रिस्पेक्टफुल बनाता है, रिस्पेक्टेबल बनाता है। तो भारत ने इन रेखाओं को व्याख्यात किया था अपने ज्ञानी, वैज्ञानिक और चरित्रों से, वो भारत है। तो इसलिए समझना है, इसलिए कोई उनका चित्र खरीदता मांगता नहीं साहब, लगाता भी नहीं। किसी गलती से हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के घर में भी चीफ जस्टिस का फोटो लगा होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। तो इसलिए कंज्यूमरिज्म ये एक स्टेटस है, परंतु ये वर्शिप्ड नहीं है। अगर उसमें आइडियलिज्म होगा तो वो वर्शिप्ड हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। तो अब इससे हार्ड ट्रूथ क्या होगा, जो मेरे और आपकी जिंदगी का प्रैक्टिकल है, तो उस प्रैक्टिकल को आप सब जानते हैं। समाज को इसको समझाएंगे तो समाज जल्दी समझ लेगा। हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हम सब जागरूक हैं, सक्रिय हैं, जानते हैं, पर हम सब मिलकर एक्ट करें कि सोसाइटी को उन जीवन मूल्यों से जागृत करें जिसके कारण दुनिया में मानवता बच सकती है। दूर के एग्जाम्पल पर जाने की जरूरत नहीं, विश्व का सत्य क्या है। पर 2019, 20, 21, 22 और उसमें से 20, 21 कितना विचित्र है। चीन ने एक वायरस बनाया, उसने घोषित किया मैं वो वायरस बना रहा हूं जो होलिस्टिक, फास्ट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट में वर्क करेगा। यही घोषणा की थी उसने सितंबर में, और 2 महीने बाद वो वायरस उसके हाथ से निकल गया, उसके वैज्ञानिक और विशेषज्ञों के। तो चीन ने कहा अनफॉर्चुनेटली हमारे वैज्ञानिक विशेषज्ञों के हाथ से स्लिप कर गया, वो हाफ लिव्ड हाफ डेड है। कैसा होगा मालूम नहीं। अब उसने कौन सी विनाश लीला खेली सर? 20 और 21 में दुनिया के 80 लाख लोग वो खा गया, और रेट इतना क्रूर था, अगर उसको रोकने का कोई काम नहीं होता तो 80 करोड़ भी खा जाता, और दुनिया में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। ना जज उसके खिलाफ फैसला दे सकता था, ना आर्मी का अफसर उसको तोप से दबा सकता था, ना ही कोई साधु महात्मा और धर्माचार्य या बड़ा ज्योतिषी उसको श्राप देकर उसको नष्ट कर सकता था। पूरा विश्व उसके सामने हेल्पलेस था। क्या होगा? तो हु सेव्ड द मैन?
मानव जाति का रक्षण इस क्राइसिस में जो मेरे और आपकी जिंदगी का सत्य है, भुगता है। हम में से भी कईयों में कोई ना कोई प्रिय और निकटस्थ खोया होगा। तो किसने बचाया? क्या रूस ने बचाया? अमेरिका ने बचाया? चीन ने बचाया? जापान ने बचाया? अमेरिका ने बचाया? कनाडा, यूनान, रोम ने बचाया? अरब तुर्किस्तान ने बचाया? जापान ने, जर्मनी ने, या लाओस वियतनाम ने बचाया? इटली ने बचाया? किसी ने नहीं बचाया। हु सेव्ड द मैन? मानव जाति का रक्षण किसने किया? और वो मानवता की हाईएस्ट स्पिरिट किसकी थी? तो दुनिया में एक ही उत्तर है, भारत और भारतीय की, और भारतीयता के रूप में इंडिया, इंडियन एंड इंडियननेस। अपने पास परंपरागत ज्ञान था आयुर्वेद के रूप में, उसके एक्सटेंशन में कितना भी बोल लो, और योग और प्राणायाम। भारत ने इस परंपरागत ज्ञान को भारत में और दुनिया में फेंका। सारी दुनिया को एक बार लगा कि जीने का रास्ता मिल गया है। हम सब इसके गवाह हैं, जीने का रास्ता मिल गया। परंतु वो इतना भयानक और क्रूर था कि सारी दुनिया में भय आ गया। परंतु इनोवेशन किसकी थी दुनिया में? भारत की, आप लोगों की, हम लोगों की, किसी की नहीं थी। तो हमने दुनिया की मानव जाति को सुरक्षा कवच दिया जो विश्व के किसी ग्रंथ में आज तक उसका वर्णन नहीं। लॉकडाउन, लॉकडाउन मिलते फिर दुनिया मुस्कुराई कि अब बच जाएंगे, परंतु भय इतना था तो इसका प्रोग्रामिंग भी चाहिए था। फिर हमने प्रोग्राम दिया दुनिया को लॉकडाउन के साथ, ताली बजाओ, थाली बजाओ, घंटी बजाओ, दिया जलाओ। लोगों ने धूम धूम के बजाए, हम सब ने भी बजाए साहब, और भय मुक्त हो लगा साले का मुकाबला करें, क्या समझता है। परंतु अल्टीमेटली कोई फाइनल हथियार तो चाहिए था, तो वैक्सीन आया। रूस नहीं दे सका वैक्सीन, अमेरिका नहीं दे सका, चीन नहीं दे सका, ब्रिटेन नहीं दे सका, अरब नहीं दे सका, तुर्किस्तान नहीं दे सका। भारत चाहता तो कई लाख अरब कमा सकता था, पर भारत ने कई लाख करोड़ रुपया खर्च करके दुनिया को सर्विस दी। हमने व्यापार नहीं किया। फिर भी इस हिंदुत्व को, इस भारतीयता को, इस इंडियननेस को, इस हिंदुस्तानियत को कोई संकुचित सांप्रदायिक करे, ये बदमाशी तो नहीं चलनी चाहिए। यानी सिद्ध हो गया कि भारत ही सबसे बड़ा मानवतावादी संस्कृति है, समाज है और धरती है। तो हमने और दुनिया ने इस पर ग्रंथ क्यों नहीं लिखने चाहिए? और कोई भी खड़ा होकर गाली दे दे, क्या मजा है सर? और इतना अत्याचार हम सह लें और मान लें, ऐसा भारतीय क्यों, ऐसा हिंदू क्यों? यानी बिल्कुल चीख चीख कर बोल रहा है सत्य। भारत ने विश्व की मानव जाति को बचाया, नहीं तो ये आंकड़ा 80 करोड़ चला गया था। हम में से भी कहीं नहीं रहते था, पक्का। इट इज आल्सो ट्रूथ। तो भारत का ज्ञान विज्ञान की श्रेष्ठता है। इसलिए अच्छा है या बुरा है, ठीक है या गलत है, सारे विश्व में अभी तक किसी ने हिम्मत नहीं की वो गाना बनाए सारे जहां से अच्छा यूनान, रोम, मिस्र, ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, इटली, फ्रांस हमारा, या फिर अफ्रीका, अरब, तुर्किस्तान, मंगोलिया, ईरान, इराक हमारा, या चीन, रूस, लाओस, वियतनाम, जापान हमारा। चाहे वो बेचारा इकबाल कितना ही पलट गया और बेवकूफ हो गया, पर फिर भी गाना बना गया। दुनिया में ये गाना सब गुनगुनाते हैं, सारे जहां से अच्छा। तो सब जब ये है सत्य, तो ये सत्य बना रहे और मजबूत होता रहे, हम सब इसको समझते हैं। और ये समझाना समाज को और उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना कि
कोई देश दंगों से नहीं चलेगा, दुनिया जंग से नहीं चलेगी, देश शांति से चलेगा, सद्भाव से चलेगा, विश्व हर एक धर्म का सम्मान करने वाला विश्व बनेगा। कन्वर्शन नहीं, लव जिहाद नहीं, ये होगा। ये नहीं चलेगा कि आज अगर राज करने के लिए बंदूक नहीं, तलवार नहीं, घोड़ा नहीं, हाथी नहीं, तोप नहीं, वोट हथियार है, तो आप उसके आधार पर ये सोचे कि हम दुनिया की मानवता को कुचल लेंगे, ये नहीं चल सकता। और मैंने तो लाखों लाख मुसलमानों से, ईसाइयों से, बौद्धों से, दुनिया के देशों से डायलॉग किया है। मैंने पर्सनल डायलॉग ऐसे सारे सुनो, 25-30 लाख बौद्धों से मैंने किया, नवबौद्ध होंगे, महायानी होंगे, थेरवादी होंगे, वज्रयानी होंगे, इन सब से किया। मैंने कंबोडिया में भी किया है, थाईलैंड में भी किया है, मैंने मुसलमानों से भी किया है, 1 करोड़ के लगभग मुसलमानों से। मैं इंडोनेशिया भी गया, वहां भी मेरा बड़ा डायलॉग। यहाँ तो किया ही है, पड़ोसी पड़ोसी जन्मे हमारी कोख से, आप शैतान होंगे तो क्या करेंगे। और हो सकता है, देखिए हिरण्यकश्यप भी है, प्रहलाद भी है, बाप बेटा ही तो है ना, डीएनए भी एक ऐसा ब्लड रिलेशन है। एक राक्षस कहलाता है, एक देवता कहलाता है। राक्षस किसने बनाया और देवता किसने बनाया? संस्कारों ने, कैरेक्टर ने। अब कंस है, देवकी है और कृष्ण है, ब्लड रिलेशन तो एक ही है ना जी। एक देवी तुल्य है माँ, एक राक्षस जैसा है, एक भगवान जैसा है। Who made that differences? जो भगवान जैसा है वो ग्वाला है, और जो राक्षस जैसा है वो राजा है, शक्तिशाली है, मायावी है। तो इसलिए अपने यहाँ पर ये कहा गया कि शिक्षा संस्कार युक्त होगी तो अच्छा है, अगर संस्कार युक्त नहीं है शिक्षा तो अपराधी बना देगी। कमाई है, इनकम है, अगर वो दान युक्त नहीं है तो भ्रष्टाचारी करते। तो ऐसे अनेक पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए उन्होंने वर्तमान को एड्रेस किया है। मैंने उसको व्याख्यात किया है, मैं क्योंकि भाषण उन्होंने बताया आप सबको मिला, तो मन बुद्धि आपको मिल गई है उसका शरीर, तो मैंने तो उसकी आत्मा को छुआ है। ये सब ऐसे कैसे चलेगा? तो मैंने कहा कि भाई अब इसको हम क्यों नहीं अपना जीडीपी का नया फार्मूला बनाएंगे सर? घिसा पिटा सा, जिसमें इतना अधूरापन है, जो मैक्सिमम ऑफ द सोसाइटी को डील ही नहीं करता है, हम उसके गुलाम बनकर क्यों जिएंगे? जब हम 1650-1700 वर्ष 17वीं शताब्दी में दुनिया में अपनी करेंसी में व्यापार करते थे, तब हमारी जीडीपी 60% थी। हम क्यों वो दिन नहीं लाएंगे जब दुनिया का व्यापार डॉलर और पाउंड में नहीं होगा, भारतीय करेंसी में होगा? क्यों नहीं हो सकता था? अब आखिरकार भारत सरकार ने ईरान से शुरू किया, चीन रूस से शुरू किया। अब दुनिया को ये लग रहा है कि झंझट खड़ा हो जाएगा कि भारत कहीं ऐसा तो नहीं है कि पूरा व्यापार अपनी करेंसी की तरफ उछाल दे, तो पूरी दुनिया के मैन्युफैक्चरर वर्ल्ड जो है वो कोलैप्स कर जाएगा, क्योंकि हम ही तो सबसे बड़ी परचेजिंग मार्केट ऑफ द वर्ल्ड है। पूरी दुनिया का जो व्यापार होता है उसमें से 43% की मार्केट भारत है। हमने किसके साथ क्यों डरना, किस बात के लिए डरना, इतना बेबस होकर क्यों जीना? तो इसलिए यह स्वाभिमान इस समाज का जागृत है। इसलिए तय हुआ कि सरसंघ चालक जी के भाषण पर देश में 50 स्थानों पर ऐसे 100 लोगों के साथ, जितने लोगों के साथ बैठा जाए, तो ये जो 5000 10,000 का समूह होगा, ये मिलकर 5 करोड़ और 50 करोड़ को जागृत करेगा, क्योंकि ये जागृत है, समझदार है, स्टेटस है। तो यह कर्तव्य हम सब मिलकर करके
भारत को वो भारत बनाकर रखें जो विश्व गुरु भारत था। इस चुनौती को मिलकर हम सब स्वीकार कर लें। अकेले अकेले रहेंगे तो विश्वास नहीं होगा, मिलकर चलेंगे तो आत्मविश्वास सर्वोत्तम होगा। तो इसलिए अपन एकत्रित हैं। अब हो सकता है बहुत से तर्क, बहुत सी बातें आपने शायद जीवन में पहली बार सुनी हो, तो ये इनकलाब मेरा नहीं है, आप सबके चेहरों की उपस्थिति है जो मुझे बुलवा रही है। तो अगर आपके चेहरे उदास से होते और आप नहीं होते तो इतना ज्ञान हमारे अंदर नहीं आता सब। सो आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। तो इसलिए इसको समझना ये जरूरी है। अब मैं आखिरी बात कहूंगा और फिर अपेक्षा है आपके मन में भारत को महान बनाने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जो आज एक उम्मीद की जाती है आप सबके द्वारा भी, भारत के द्वारा भी, विश्व के द्वारा भी, प्रिय दोस्तों के द्वारा भी और प्रिय गाली देने वालों के द्वारा भी। अब गाली देने वालों का क्या जाता है साहब। अब राहुल नाम का एक आदमी नेता है, उसने कहा कि सावरकर अंग्रेजों का स्टूल था, उसको क्या धन मिलता था और संघ से वो शेयर करता था। तो मैं बाई दी वे जहाँ कार्यक्रम में था तो प्रेस ने मेरे से पूछा, मैंने कहा कि ऐसा है कि उसको झूठ बोलना और गंदा बोलने की आदत हो गई, क्योंकि खाली आदमी शैतान का घर होता है। अब वो इतनी मार पड़ गई है कि इतना खाली हो गया है, तो इसलिए एम्प्टी माइंड एंड डेविल्स वर्कशॉप है, तो वो प्रैक्टिकल नमूना है उसका। मैंने कहा कि सावरकर को 2 आजन्म कारावास मिले, इट इज द ओनली कैरेक्टर इन द वर्ल्ड। अंग्रेज को ये भरोसा ही नहीं हुआ कि सावरकर जिस दिन मरेगा और दोबारा जैसे जन्म कराएगा तो ये फिर हमें खदेड़ देगा, साले को जन्म दे फिर जेल में डाल दे, दूसरा जन्म कारावास साथ दे। और राहुल के खानदान में तो किसी को 2 तो बहुत दूर की बात है, 1 भी नहीं मिला, 1 तो दूर की बात, 5-10 साल भी जेल में नहीं रहना। Why we should not answer? It is not a politics. Not to speak the truth. सच और सही ना बोलना पक्षपात और अत्याचार है। सत्य और सही के साथ खड़ा होना ये निष्पक्षता है। जो सत्य और सही के साथ नहीं खड़ा होता वो पक्षपाती भी है, अपराधी भी है और अत्याचार का समर्थक भी है। तो ऐसा तो देश का नागरिक नहीं होना चाहिए। तो इसलिए उसमें से है। और मैंने कहा कि भाई उसको तो जितनी सजाएं मिली जेल की, उसकी भी विचित्र वैसे शासन कोलुपिस तेल निकाल और नहीं तो हंटर खा। तो हंटर भी खाता, कोलो भी पिसता था। तेरे खानदान में तो जो पुराने जेल में रहे उनको तो हाउस अरेस्ट रहते थे, बादशाह उधर थे, क्योंकि अंग्रेज ने उनको पाला टू रूल द नेशन एंड टू डिवाइड द नेशन, और करवा लिया उनसे। तो काहे को अपने बुजुर्गों की इज्जत को उखाड़ने में लगा हुआ है। कुछ तो शर्म कर ले, भला कर ले। तू अपनी इज्जत नहीं कमा सकता तो बुजुर्गों की इज्जत काहे को खराब कर रहा है। ढकी गई, हो गई, खत्म, कैसे भी थी, भारत विभाजन हमने सह लिया। अब काहे को उसकी शेखी मार मार के अपनी गंदगी को नंगा करता है। परंतु देश के अंदर झंझट है तो क्या करेंगे। तो इसलिए इसको समझना, हम कौन हैं। एवरी डे इन द नाइट और इन द मॉर्निंग गॉड कम्स टू ईच पर्सन ऑफ द सोसाइटी। भगवान जो है हर रात को हर आदमी को नॉक करता है और हर सुबह उसको नॉक करता है इन द फॉर्म ऑफ टू। मैंने ये डीएनए है, ये इस पर मैंने कुछ प्रयोग किए लगभग 1 लाख लोगों के, भारत के हर जाति के, हर पंथ के, हर भाषा के, कश्मीर से कन्याकुमारी, हर दल के, हर भूगोल के, पर ईसाई हैं, मुसलमान हैं, बौद्ध हैं, पढ़े लिखे, अनपढ़ हैं, तमिल के हैं के मणिपुर के हैं, सब पर कश्मीरी हैं। तो मैंने हर एक जगह पूछा, अपने को सपने आते हैं
दिन में भी आ जाते हैं। और हम में से कभी भी किसी को यूनानी में, रोमन में, ग्रीक में, फ्रेंच में, इटालियन में, कैनेडियन में, इंग्लिश में, लैटिन में, ये एक भाषा समूह है। साधारणतः भाषा समूह ईसाई मतावलंबी है इस समय, 200 सवा 200 करोड़ है। हम में से किसी को इन भाषाओं में सपना आया तो जरा हाथ हिला दो। कभी नहीं आया ना। हम चाहे कितनी अंग्रेजी बोलते होंगे, सपना अंग्रेजी में नहीं आता था। हमें सपना अरबी में आया, तुर्की में आया, ईरानी में आया, इराकी में आया, फिलिस्तीनी में आया, मंगोलियन में आया, साउथ अफ्रीकन में आया, फारसी में आया। ये सारा एक भाषाई समूह है। साधारणतः इस्लाम का धर्म और 250 करोड़ के लगभग। तो किसी को आया कभी आता है? नहीं आया। अच्छा, रूसी चीनी में आया? अपने को नहीं आया कभी। एक सत्य है। अच्छा, लाओस, वियतनाम, जापानी, चीनी में आया? नहीं आया। जब भी सपना आता है तो किस में आता है? एक भाषा समूह है। कश्मीरी है, तमिल है, मलयाली है, असमिया है, मणिपुरिया है, पंजाबी है, हिंदी है, बंगाली है, उड़िया है, गुजराती है, मराठी है, तेलुगु है। ये सारा ये भारतीय भाषा, हिंदुस्तानी भाषा समूह है। अपने सबको सपना जब भी आता है तो इसी में से किसी में आता है ना, और हिंदुस्तानी में आता है तो एक बार जरा हाथ ऐसे ला दीजिए। हम सबको सपना हिंदुस्तानी में क्यों पक्का है? अगर ध्यान रखना, जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म, बेशर्म नहीं होना चाहिए तो पक्की बात है। इसी में आता है। अब सपने का मॉनिटरिंग कौन करता है और इसका मास्टर कौन है? आपके जीवन के अंदर ये बिल्कुल नया प्रयोग दे रहा। मैंने इसको किया है, टू नो द ट्रूथ ऑफ द गॉड। तो इसका एकमात्र इसका सबका मालिक ईश्वर है। मैं और आप अगर जाकर हुक्म दें उसको, मिस्टर सपना, आई एम स्पीकिंग जनरल ऑफ द आर्मी, हाजिर नाजिर हो, हंस देगा क्या बिल्कुल बात है, गुलाम मेरा और मुझे कह रहा है। किसी संत महात्मा ने कहा, समझ नहीं आता, श्राप दे दूंगा, मैं जानता नहीं मैं शंकराचार्य हूँ, तो सपना और हंस देगा। किसी IPS ने IAS ने कहा, ओए जेल डाल दूंगा, तन सर से जुदा आतंकी ने कहा, कर दिया जाएगा, हो, कुछ नहीं सुनेगा। उसका मालिक ईश्वर है। एवरी नाइट गॉड कम्स एंड नॉक अस। तुम युगों युगों से अपने बाप से, दादे से, परदादे से, चढ़दादे से, लक्कड़दादे से, सड़दादे से, 200 साल से, 2000 साल से, 20,000 से बता रहा हूँ, हर रोज रात को आकर बताता हूँ, तुम भारतीय हो, इंडियन हो, हिंदुस्तानी। इट इज द रियलिटी। क्यों बताता है कि नहीं बताता है? पर देश के लोग इस ज्ञान को समझ नहीं पा रहे। तो मेरा और आपका एक ही काम है, इसको उसको समझाना। इसलिए अपन इकट्ठे हैं। यू हैव ए कैपेसिटी एंड यू हैव ए विजन, इसलिए उसको करना है मिलकर। और दूसरा कौन सा है? एवरी डे इन द मॉर्निंग हम सब कांच के सामने खड़े होते हैं, चेहरा देखते हैं। मैं 2 इंस्टीट्यूशन में गया जहां पर मल्टी लैंग्वेज, मल्टी रिलीजन, मल्टी कास्ट स्टूडेंट्स थे और टीचर्स थे। तो लगभग मैंने देखा कश्मीर से लेकर केरल तक के हैं, गोवा गुजरात से लेकर मणिपुर तक के, ईसाई भी हैं, मुसलमान भी हैं, जैन बौद्ध भी हैं, राधा स्वामी ने कहा भगवान फालतू की चीज़ है, गोरख धंधा, ऐसा मानने वाले भी हैं। मैंने उनके VC को, डायरेक्टर को कहा कि जरा सब बुला लो, फोटोग्राफ हुए और सबके फोटो लगा दिए 200-300। कहा कि नाउ मार्क दिस फोटोज इन वाइस वर्सा वर्ल्ड।
ये यूनानी चेहरे हैं, रोमन चेहरे हैं, ब्रिटिश हैं, फ्रेंच हैं, इटालियन हैं, रूसी हैं, चीनी हैं, अरबी हैं, तुर्की हैं, जापानी हैं, जर्मनी हैं। तो सबने कहा ये हिंदुस्तानी है। तो हम सबका चेहरा हमें रोज बताता है, दिन भर बताता है, आप भारतीय थे, भारतीय हैं और भारतीय ही युगों तक रहोगे। और इसके लिए 2 स्पोर्टिंग एविडेंस है इन दोनों तर्कों के लिए, बहुत सुंदर है। और हम सब वो 2 नाम जानते हैं, एक ब्रिटेन चुनाव लड़ने वाला ऋषि सुनक और एक उपराष्ट्रपति अमेरिका कमला हैरिस। ये तमिलनाडु का परिवार है कमला हैरिस का, 150-200 साल पहले ही अमेरिका शिफ्ट हुआ। इसके नाम 2 की युति है, कमला भारतीय भाषा का शब्द है, हैरिस अमेरिकन भाषा का शब्द। वो नोमेनक्लेचर में भारत कायम है। नागरिकता छोड़ती, राष्ट्रीयता छोड़ती, अमेरिकन ले ली, रिलीजन चेंज कर लिया, ईसाई हो गए। फिर भी जैसे उसका नाम पॉलिटिक्स में हो रहा, तब से आज तक क्या लिखा जाता है, भारत मूल की कमला हैरिस। कोई नहीं लिखता है अमेरिकन कमला हैरिस। फिर भी हम सत्य को इस देश के और दुनिया के लोग ना समझें, तो फिल्मी गाना तो है, जो ना समझे वो अनाड़ी है। तो ये है। और उससे भी पूछा, मैडम इन विच लैंग्वेज यू ड्रीम, कहता वो हिंदुस्तानी में आता है। और आज तक वो भारत नहीं आई है, वहीं जन्मी है, वहीं है। और वो भारत मूल ने नहीं पीछा छोड़ा उसका, और उसने छुड़वाया नहीं। ऋषि सुनक, ऋषि संस्कृत का नाम है, भारतीय, सुनक ब्रिटिश। 2 की होती है। जिस दिन चुनाव में खड़ा हुआ क्या था, भारत मूल का ऋषि सुनक, दौड़ में आगे पीछे, यही तो रोज खबर होती थी। मैंने 10 दिन पहले उसके फ्रेंड सर्कल को सूचना दे दी थी कि इसका हाइट इतनी होगी, ये जीत जाएगा, परंतु अब इसको सारे ब्रिटिश बदमाश मिलकर इसको हरा देंगे। और क्यों हरा देंगे? क्योंकि इसके जीतते ही जो समाचार बनेगा दुनिया का, भारत मूल का ऋषि सुनक जीता नहीं बनेगा। वो बनेगा जिस ब्रिटिश हुकूमत ने, अंग्रेज ने इतने जुल्म करके, इतनी हत्याएं करके भारत पर राज किया, उस भारत ने 75 साल पहले ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ा और 75 साल बाद उसके आदमी ने आकर इंग्लैंड पर कब्जा कर लिया। इसलिए भारतीयों ने बदला ले लिया, अब भारत का गुलाम इंग्लैंड हो गया। तो उसको कैसे टॉलरेट करेगा ब्रिटिश? अंडर करंट है, इसको हरा देंगे। चलो जो होगा होगा, उसमें कोई नहीं। इसलिए टू द लास्ट ही वाज इन विनिंग कैपेसिटी। और अंत में जितने ऐसे एंटी इंडियन वहां पर लॉबीज थी और ब्रिटिशर्स एकजुट हुए, ठीक है, 25-30% को भी उसको मिले, और भारत मूल ही रहा। अब इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए? हम कौन है? एवरी डे इन द नाइट and every day in the morning God comes to us, says, और चेहरा किसने दिया हमें? तो हम तो उसके डिजाइनर नहीं, माँ भी डिजाइनर नहीं है। उसकी कोख में हमारा चेहरा फ्रेम हो, तो डिजाइनर कौन है चेहरे का? काले हो गए, गोरे हो गए, हंसमुख हो गए, मूछ वाले हो गए, के बिना मूछ के हो गए, महिला हो गए, के पुरुष हो गए, सब फैसला भगवान ने किया। इन 2 का माली, ऐसी कुछ चीजें हैं जिनका जीवन में, इसलिए हर दिन भगवान आता है, बताता है, परंतु इस ज्ञान को जिन्होंने पकड़ लिया उसको हमने ऋषि यानी ज्ञानी, विज्ञानी और चरित्रवान आइडियोलॉग कहा। इसलिए भारत विश्व गुरु था। भारत के अतिरिक्त ये ज्ञान किसी के पास नहीं है। आज भी पूरी दुनिया के अंदर किसी को शोध करना हो और ईश्वर को जानना हो
कोई अमेरिका के, इंग्लैंड के, रूस के, चीन के, अरब के, तुर्किस्तान के ना जंगल में जाएगा ना पर्वत पर जाएगा। दुनिया का हर आदमी भारत के जंगल और पर्वत में ही आएगा। इट इज आल्सो ट्रूथ ऑफ द डे। पर हम कहीं ना कहीं बिगड़ तो गई है। इसलिए अच्छी शिक्षा, सस्ती शिक्षा, सबको शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, सस्ता स्वास्थ्य, सबको स्वास्थ्य, अच्छा न्याय, सस्ता न्याय, शीघ्र न्याय, सबको न्याय, ये नियति बनानी ही होगी। मैंने आपके सामने कई तरह से काफी बातें रखी, पर नए परिवेश में रखी और आप सब को देखकर मेरा उत्साह बढ़ गया, इसलिए अपनी दादागिरी की मैंने। तो अब जो कुछ सुना समझा, आपके मन में कोई सुझाव है आज के भारत के निर्माण में और विश्व को सजाने के भाव में? क्योंकि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, प्राणियों में सद्भावो, विश्व का कल्याणो, वसुधैव कुटुम्बकम्, ये दुनिया के अंदर एकमात्र किसी मानव समूह का जय घोष है, तो भारत, भारतीय और भारतीयता है। वो इंडिया, इंडियन और इंडियननेस है। वो हिंदुस्तान, हिंदुस्तानी और हिंदुस्तानियत है। वो हिंद, हिंदू और हिंदुत्व था, है और सदा रहेगा। और आज नहीं है, गड़बड़ है, और कल नहीं हो सकता, ये दुनिया में कहीं लिखा नहीं है। अगर 5 गज दूध लाया जा सकता है तो लाहौर भी लिया जा सकता है। क्यों? ठीक है कि नहीं? इस विश्वास को चरित्र के रूप में समाज में निर्मित करना, तो जाने से पहले पहले जो 10-15 साल बचे हैं इसको करके जाएंगे, ताकि जाएं तो चित्रगुप्त को और यमराज को बताएं, भाई वर्क इज कंप्लीट। नहीं तो मेरे साथ एक कार्यक्रम में 1 साल पहले 2 चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट थे और 1 चीफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट थे, कार्यक्रम में हो रहा था। तो मैंने ऐसे ही बैठे बैठे पूछा, उस समय कुछ गीत कविता सा ऐसा चल रहा था, एक का प्रस्तावना वाले, मैंने जज साहब से कहा, फ्रेंडली है हम लोग उनके साथ, मैंने कहा आप एक कहावत कहते हैं, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनायल। आपने जिस दिन लिया भाषण दिया था कि जुडिशरी में फाइलों का ढेर लगता है, तो जिस दिन आप चेयर पर बैठे थे तो 170 फाइल थी, जब आप छोड़ कर गए तो 230 हो गई, आपकी 140 नहीं हुई। ये झंझट है। कहते हैं हाँ, बात तो तेरी ठीक है। अब नाम लेने की कोई मतलब नहीं, मैं बेवकूफ कहलाऊंगा, तो ये नहीं चलेगा किसी से भी। तो इसलिए ये होना चाहिए। तो अब मेरा बोलने का काम पूरा हो गया, अब आप सबका है। थोड़े थोड़े में बोलेंगे तो ज्यादा लोग बोल सकेंगे। तो क्या करना चाहिए, क्या और नया करना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, कौन सा लाना चाहिए, कुछ क्वेरीज भी हो सकती है। बीच में उत्तर नहीं दूंगा, फिर वो सवाल जवाब में बदल जाएगा। तो इसलिए संवाद है, ये क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं है कि मैं बड़ा पहलवान हूँ जो जवाब दूंगा और आप बड़ा स्टूडेंट है पूछेंगे। ये झंझट में मैं नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि ये सच नहीं है। तो आप सब कहेंगे, आखिर में 2-4 बातें आपसे प्रार्थना के रूप में कहेंगे, कार्यक्रम संपन्न होगा। अब माइक सबके पास है और बोलना, तो आपके मन में जो भी आता है, अगर कुछ खराब लगता है, हो रहा है, तो उसको भी इंगित करने में कोई हर्ज नहीं है। इसलिए नहीं हर्ज, नेवर हेट योर बैड और नेवर ओनली लव योर गुड एंड पॉजिटिव, क्योंकि दोनों सिखाते हैं। अच्छा सिखाता है ये करो, और बुरा सिखाता है ये मत करो। अगर दुर्घटना से बचना है तो बुरे से भी सीखना आना चाहिए। जो बुरे से सीखता नहीं है वो बार बार दुर्घटनाग्रस्त होता है। तो ये कमजोरी कभी किसी सन्यासी में, बुद्धिजीवी में, समाज सुधारक में नहीं होनी चाहिए। अगर ये है तो वो दुर्घटनाग्रस्त होता, दुखी होता ही है।
क्योंकि उसको अपने खराब से सीखने की आदत नहीं बनाई, इसलिए बार बार गलती करता बैठता। इसलिए ऑलवेज लव योर गुड एंड बैड। गुड सेज डू इट, बैड सेज बी केयरफुल। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप शुरू कर सकते हैं। शुक्रिया। मैं पहली बार ऐसी कोई मीटिंग में अटेंड कर रहा हूँ, सो प्लीज़ कोई गलत बोला जाए तो माफ़ करिएगा। मेरे को प्रचार बहुत अच्छा लगा। मैं जब 32 साल का था तो इंग्लैंड गया 5 साल के लिए, एंड पहली बार इंडिया छोड़ा तो आप अंग्रेज़ों के बीच में होते हो। सो बहुत सारा एंटी पैट्रियोटिज्म, लाइक कोई भी इंडियन कहीं भी मिला, किसी भी जगह पे, बहुत सारी कंट्रीज में अपनी कंट्री की कभी भी बड़ाई नहीं करती। एंड दिस इज लाइक नॉर्मल फैक्ट जो हम हर रोज फेस करते हैं। मेरे को लग रहा है कि आज की स्पीच, अगर मैं देख रहा हूँ, मैं 52 का हूँ, मेरे को नहीं लगा मैंने 52 ईयर्स में कभी भी कोई पेट्रियाटिक स्पीच मतलब अपनी कंट्री के बारे में या अपने स्कूल में या कॉलेज में या मेडिकल स्कूल में कहीं पे भी हमारे को सिखाया जाता है कि अपनी कंट्री को यू शुड कई छोटी से छोटी कंट्री में मैं जाता हूँ पढ़ाने, पनामा, क्यूबा, दे फील सो प्राउड अपनी कंट्री को लेके। आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है। आई थिंक हमारे को हर स्कूल के अंदर, बचपन से स्कूल के अंदर हमारे को ये फीलिंग जनरेट करनी चाहिए किसी भी तरीके से एजुकेशन से, कि हमारे को अपनी कंट्री को बहुत वी शुड फील वेरी प्राउड दैट वी आर इंडियन। मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा। हाँ पक्का। आई एम ए डायरेक्टर ऑफ IIT रोपड़, सो आप लोग मैकेनिकल इंजीनियर हैं, एंड आई एम लिविंग फॉर लास्ट 30 ईयर्स इन स्वीडन। तो मैं अभी भी वहाँ से छुट्टी लेके मैंने एज ए डायरेक्टर चल दिया है। जो अभी इन्होंने बात कही है, दैट परसेप्शन इज चेंजिंग नाउ, कि अब वो इंडिया नहीं है, वो भारत नहीं है जो पहले होता था। सो वेस्ट आल्सो नो दैट। और जब हम इंडिया की बात करते हैं, जैसे हम लोग बाहर से आए हैं, 30 साल का जो हम एक्सपीरियंस लेके आए हैं, और जो हमको मिनिस्ट्री ने जो हमको जो दिया है कि आओ तो इंडिया को हम कैसे ऊपर लेके जाना है, कि जो नेक्स्ट 25 ईयर का हमारा जो विजन है वो इंडिया का क्या होना चाहिए, उसमें हमको एक स्वदेशी के ऊपर ज़्यादा हमको जोर देना है। स्पेशली जो हम जो टेक्नोलॉजी जो डेवलप कर रहे हैं, उस टेक्नोलॉजी को हमको रूरल इंडिया के लिए डेवलप करना है, क्योंकि 70% तो हमारी पॉपुलेशन ग्रामीण भारत में रहती है। तो जब हमसे लोग पूछते हैं कि आप इंडिया क्यों आए हो, हम बोलते हैं हम इंडिया, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता के लिए नहीं आए हैं, हम ग्रामीण भारत के लिए काम करने के लिए, रूरल इंडिया के साथ काम करना है, और ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वी आर गेटिंग सो मच फंडिंग, वी पेड सो हैंडसमली इन इंडिया, especially in IITs, so this is our job to fulfill the demand of the society. So हमको उनको सोशली कैसे उसको अपलिफ्टमेंट करना है। और पिछले टाइम पे भी मैं आया था, जब मोहन भागवत जी आए थे, तो मैंने उनसे भी ये बात मैंने शेयर करी थी कि जब हम रूरल टेक्नोलॉजी को उसको गांव में ले जाने की बात करते हैं, तो राष्ट्रीय RSS का भी काफ़ी बड़ा नेटवर्क है, जिसको हम यूज़ करके उस टेक्नोलॉजी को गांव-गांव में फैला सकते हैं, और गांव-गांव में वो लोग उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करें। तो ये एक हमारा मिशन है IIT रोपड़ में, और इसको हम फुलफिल करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ सपोर्ट ऑफ यू एंड योर ऑर्गेनाइजेशन। थैंक यू। सर, मेरे को भारत की फौज में संयुक्त राष्ट्र में काम करने का मौका मिला। मैं इस सभा में जो लोग शामिल हैं उनको बताना चाहता हूँ कि बहुत आयाम ऐसे हैं जिसमें भारत की इज्जत ही पूजा की है। अगर आप संयुक्त राष्ट्र संघ में देखें तो ये माना जाता कि भारतीय सेना से अच्छी सेना कोई नहीं। चीन के लोग भाग जाते हैं, भारतीय सेना उनकी मदद करती है। तो हमारी स्ट्रेंथ्स है, काफी है। मेरा तो एक ही सुझाव है, एक पुरानी कहावत है, न किसी के अभाव में न किसी के प्रभाव में, रहिए केवल अपने स्वभाव। हम एक ऐसे देश है जिसमें बहुत कुछ है, तो बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी भी हमें नहीं हो। ये डर क्या,
ना हम विश्व के किसी देश से स्टैंप लें, ना हम मांगे उनसे कि भाई आप हमारे लिए कर दो। हालांकि दूसरी पार्टी ने बोला है, लेकिन ये हम सब पे लागू है। काम बोलेगा, हम सबका काम बोलना चाहिए। हालांकि आम आदमी पार्टी ने बोला, लेकिन ये सबके लिए लागू है। काम बोलेगा तो हम सब अपना सिर नीचा करके अपना काम करें। और मेरा फिर से यही, अब मैं हिंदुस्तान की फौज में रहा और मेरे को 60-70 देशों की फौजों के साथ काम करने का मौका मिला। सो और वहां पर मुझे ये पक्की भावना थी, और मैंने कई बार देखा है कि हम बहुत न किसी के अभाव में, न किसी के स्वभाव में, हमें रहना चाहिए अपने स्वभाव। तो भगवान ने भी मैं इसमें कुछ डॉक्टर राहुल ने बोला था, फिर उसमें ऐड करना चाहूँगी कि मैं एक कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ी, और जब तक मैं स्कूल में थी मुझे ऐसे लगता था कि एक शर्म की बात है कि मैं एक हिंदू हूँ, क्योंकि क्रिश्चियनिटी से इतना इन्फ्लुएंस थे कि मुझे लगता था कि मैं क्रिश्चियन ही बनी। आज ये इस बदलाव का ही नतीजा है कि आज मैं इस संघ का हिस्सा बन गई, क्योंकि मेरे जो पति देव हैं वो खुद एक संघ के कार्यकर्ता हैं। वो बैठे बैठे साथ में संघ की बातें करते रहे, वो मुझे बताते रहे हमारा हिंदू धर्म कितना गूढ़ है। और ये सब चीजों का हम कहें कि हमारे को बदलाव, हम थोड़ा रास्ता तो चल रहे हैं और बहुत जाना है, पर ये इस बहुत बदलाव आ गया। आज के लोग मतलब गर्व से कहते हैं कि वो हिंदू है, ये पहले नहीं कह सकते थे। मतलब काफी सारे लोग वो एक शर्म मानते थे कि वो क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ते हैं, पता नहीं क्या है, हमारे को सिखाया ही नहीं गया था हमारे धर्म के बारे में। एक ये चीज। दूसरा, आपने जो उसमें बोला कि जैसे हम राखी बनाते हैं, हम पतंग बनाते हैं। मेरी अपनी सिस्टर वो ऑस्ट्रेलिया में है, तो वहां पे भी जो राखियां बिकती हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि हम यहाँ पे अपना बनाते हैं और वो चीजें बाहर जाके वो एक एक्सपोर्ट की चीज है। सो दैट इज ऑल्सो वी शुड बी वेरी प्राउड ऑफ एंड वी कैन फर्दर ग्रो। आप जब बोले हैं तो एक बार नाम जरूर बोल दें। सर, मैं करमजीत सिंह हूँ और ओपन यूनिवर्सिटी पटियाला से हूँ। मैं जो बात करना चाह रहा हूँ कि आज का समय चेंज हो गया। आज हम इकोनॉमिक पावर की तरफ जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि विश्व में, वर्ल्ड में वो राज करता है जिसके पास इकोनॉमिक पावर है। और इकोनॉमिक पावर के लिए जो हम लोगों ने करा है, जैसे आपने बहुत सुंदर एग्जाम्पल दी है कि कोरोना के समय में हमने लोगों को सर्व करा है। और मैं समझता हूँ कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई है 2000 जो अपने इंडिया में आई है, उसका जो कॉन्सेप्ट है और गुरु नानक साहब का जो कॉन्सेप्ट है कि सच्ची सुचीकृत करनी, उन्होंने वंश करके छकी है आप ताकि सारा का भला हो जाए। तो मैं समझता हाँ कि जे आप जो तुम गल की है कि टैक्नोलॉजी को समय रखते हुए साड़ी क्योंकि ओपन यूनिवर्सिटी है, तो मैं महसूस किया है ओपन यूनिवर्सिटी में पंजाब का जो टीचा है कि जो बच्चे 29% पंजाब के बच्चे जोड़े हैं, जो इंडिया के उतनी घट 28% है, वो जाते हैं हायर एजुकेशन। तो मैं समझता हाँ कि जो अपनी एजुकेशन पॉलिसी आई है वो मदर लैंगुएज की गल कर रहे हैं, अपनी मातृभाषा की गल कर रहे हैं, तो नाले दूसरी गल जी आप टैक्नोलॉजी की गल कर रहे हैं, वो देश भी इकट्ठा होगा तो अल्टीमेटली असं इकोनॉमिक पावर बनाएंगे। तो वंस इकोनॉमिक पावर जो बन जाता बंदा, उदो पंजाबी कहते हैं कि तगड़े का 36 मियाँ 100, वो फिर दुनिया में रोटेटिव कराएगा तो असं विश्व गुरु ही बन। मैं डॉक्टर आदर्श मल्होत्रा, GGM साइंस कॉलेज जम्मू से सेवा मुक्त हूँ। बात राष्ट्र उत्थान की हो रही है। इंद्रेश जी ने कहा कि राष्ट्र का उत्थान कैसे हो सकता है, तो कोई भी कारण बिना कालिम न उतरते। किसी भी चीज का कोई कारण होता है, मूल कारण होता है, जिसके बिना अगर हमारा राष्ट्र कुछ पीछे रह रहा है, युवाओं में आक्रोश है और जेलसी है, दंगे कर रहे हैं, फसाद कर रहे हैं, उसका मूल कारण क्या है? हमारी जो आधुनिक शिक्षा पद्धति है
उसमें नैतिक मूल्यों का अभाव, मॉरल वैल्यूज जो है वो खत्म हो रही हैं। तो मेरी प्रार्थना यही है कि हम अपने आधुनिक शिक्षा पद्धति जो है उसमें इसका सन्निवेश करें, नैतिक मूल्यों का। महाभारत में सर एक कहा है कि धर्म की परिभाषा दी गई है। वैसे तो बहुत धर्म की परिभाषाएं दी गई हैं, 10 धर्म लक्षण, किंतु महाभारत ने डिस्क्राइब किया है एक पंक्ति में कि धर्म क्या है। ये नहीं कि हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, सिख धर्म, उन्होंने एक ही पंक्ति में महाभारत में किया कि आत्मा प्रतिकूलानि परेशान समाचरित। जो चीज हमें अपने लिए अच्छी नहीं लगती वो हम दूसरों के लिए ना करें, यही धर्म है। तो इसलिए ये विश्व धर्म है। डॉक्टर साहब ने बात की देश जी ने कि ईरान विश्व रोमा से मिट गए, जहां से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, उसका भी मूल कारण है हमारी संस्कृति। वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है उसने हमें टूटने नहीं दिया। सभी संस्कृतियों को हमने इकट्ठा किया है। मैं अधिक न बोलते हुए इतना ही कहूंगा कि आधुनिक शिक्षा पद्धति जो है, अगर हम राष्ट्र का उत्थान करना चाहते हैं, इसको उठाना चाहते हैं, राम के आदर्शों को रखना चाहते हैं, कहाँ आज एक छोटी सी जगह के लिए भाई भाई का सिर काट रहा है। और राम ने कहा कि जब उनको 14 वर्ष का वनवास हुआ तो दशरथ ने प्रतिज्ञा की थी, राम ने प्रतिज्ञा नहीं की। तो उन्होंने कहा कि नहीं, पिता की प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए अभिषेक हो रहा था। उन्होंने कहा न चास्मि राजा, मैं राजा नहीं। उसी समय उन्होंने राजपाट छोड़ दिया। कौन छोड़ता है आपके? वो संस्कार थे, वो नैतिक मूल्य थे, मॉरल वैल्यूज थे, जिनके कारण ये चीजें हुई। अगर हम आज फिर उस राष्ट्र का उत्थान करना चाहते, इस भारत राष्ट्र का, तो उसके लिए नैतिक मूल्यों का होना बड़ा जरूरी है। मैं प्रसन्न कुमार फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से हूँ और रोटरी इंटरनेशनल में एक गवर्नर के पद पे रह चुका हूँ। इंद्रेश जी, मैं आपका ध्यान इसलिए इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की तरफ लेके जाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि आप उन चर्चाओं में बैठते हैं जहाँ हिंदुस्तान की आने वाली बहुत सारी चीजों के ऊपर चिंतन होता है। आर्टिकल 19(1)(a राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आपके ध्यान में होगा। हमारे 3 मीडिया के मेन स्तंभ हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया अभी नया शुरू हुआ है। अगर आप देखेंगे तो प्रिंट मीडिया में आपको बहुत ही कम खराबियां नजर आएंगी, जबकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उससे ज्यादा और सोशल मीडिया सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स की जड़ बनता जा रहा है। एक बहुत फैशन आप सबने देखा होगा डिबेट्स का हो गया, जहां पे रिलीजियस और पॉलिटिकल प्रोमिनेंट्स को बुलाया जाता है और कुछ स्पीकर्स प्री डिटरमिन्ड एजेंडा के साथ आते हैं। दे यूज इंस्टिगेटिव लैंग्वेजेस एंड अब्यूजिव लैंग्वेजेस, और इन्हीं चीज़ों ने आने कुछ पीछे हमारी जितनी भी मेजर जो प्रॉब्लम्स हुई, चाहे वो मुकुट शर्मा की हुई, चाहे वो और बहुत सारी इस तरह से हुई, वो यहीं से उनकी शुरुआत थी। तो मुझे ऐसे लगता है कि आज अगर हमने नहीं किया तो शायद देर ना हो जाए। हमारी सरकार को, हमारे सिस्टम को इस चीज को एक कंट्रोल और रेगुलराइज करने की जरूरत है, बजाय कि ध्यान जब कोई लेके आएगा तब उसके ऊपर एक्शन हो। अगर कोई ऐसी व्यवस्था विद इन द सिस्टम, विद इन द लीगल फ्रेम ऑफ माइंड बन सके, ताकि जहां पे कोई बंदे ने एक सीमा को पार किया, जैसे ही किसी ने सीमा को लांघा, उसके ऊपर इमीडिएटली एक्शन हो और वो एक्शन पब्लिसाइज हो, ताकि लोग इस फ्रीडम ऑफ स्पीच की नाजायज फायदा उठाते हुए कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोचें। और उसके बाद सोशल मीडिया
थोड़ा सा मुश्किल है, मगर अगर आप ध्यान देंगे तो वो भी ऐसा मुश्किल नहीं है। अगर हम पोर्नोग्राफी को बैन कर सकते हैं, अगर हम कुछ पर्टिकुलर वेबसाइट्स को बैन कर सकते हैं, तो हम सोशल मीडिया को भी कंट्रोल कर सकते हैं, और ये हमारे फ्यूचर को बहुत बुरी तरह खराब करने की इसमें ताकत है। आई नीड कि आप जब भी किसी उच्च स्तरीय मीटिंग में बैठे तो आप इस तरफ अपना ध्यान और बाकी लोगों का ध्यान जरूर लेके जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम मेजर जनरल नवनीत कुमार फ्रॉम इन्फेंट्री कमांड रेजिमेंट से 2018 में रिटायर हुआ हूँ। सर मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि हमें जो है अपने देश को एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर बनाना चाहिए और नैतिक मूल्य जो हैं इम्बाइब करने चाहिए लोगों के अंदर, ताकि समाज के और हमारे जो बच्चे हैं और हमारी नेक्स्ट जनरेशन हैं वो अच्छाई की तरफ प्रेरित हों। चाहे वो भगवान श्री राम जी का चरित्र था या हमारे और जो महानुभाव रहे हैं हमारे देश में। परंतु हमें इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब हिंदुस्तान गुलाम हुआ या इसके ऊपर जब भी बाहरी ताकतों ने हमला किया, उस समय भारत एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक पावर था। नैतिक मूल्यों में हमारा कोई मुकाबला नहीं था, पर हम अपने देश की रक्षा नहीं कर सके। हमारा सोमनाथ मंदिर बार बार लूटा गया। कुछ लुटेरे आते थे, पूरे देश के अंदर तबाही बजा के चले जाते थे, हमारी बहनों को बंदी बना के ले जाते थे और हम मूक दर्शक बने रहते थे, डिस्पाइट कि हम लोग इकोनॉमिकली स्ट्रांग थे। वर्ल्ड का मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट 30-40% जो ट्रेड था वो इंडिया से होता था। हम क्यों ये चीज़ें सही और हम इस तरह से देश को हम नहीं बचा पाए, क्योंकि हम मिलिटरली स्ट्रांग नहीं थे। तो मैं चाहता हूं कि इन सभी चीज़ों के साथ साथ देश को एक स्ट्रांग नेशन बन के उभरना पड़ेगा और हमें मिलिटरली जो है इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि हम अपने देश की रक्षा कर सकें, तभी हम अपने नैतिक मूल्यों की और अपनी इकोनॉमी की रक्षा कर पाएंगे। नहीं तो हम अपने देश की रक्षा नहीं कर पाएंगे और हम उसी सिचुएशन में पहुंच जाएंगे जो कि आज से हमारे 200-300 साल पहले हालत हुई थी। हमारे इस देश में मेरे ख्याल में ऐसा एग्जाम्पल वर्ल्ड में कहीं नहीं होगा जहाँ पे 60 साल की आज़ादी के बाद एक हमारे देश एक सेकुलर कंट्री के अंदर एक इस्लामिक स्टेट बना दिया हमने, और देश कुछ नहीं कर पाया इसके लिए, और आज तक कोई इस बात को बोलता नहीं है। एक कश्मीर फाइल जरूर आई है इतने सालों के बाद, और उसमें भी विरोधाभाव हमारे देश के अंदर अपने ही लोगों से। अब तक लोगों को इसकी जो ग्रेविटी है वो समझ में नहीं आ रही है। तो हमें जो है स्ट्रॉन्ग नेशन और स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सिस्टम चाहिए जो कि धर्म और इन जाति भाव से ऊपर उठ के राष्ट्र हित में काम कर सके। थैंक यू। मेरा नाम दीपक नंदा है, मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ ट्रैक्टर ग्रुप का। आपने चर्चा को ज़्यादा सोच के डिस्कस किया, बल्कि आदरणीय जी ने काफ़ी बॉडी की बात की, उत्थान की बात की, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की। उनका दायरा सोचने का बहुत ज़्यादा है। मैंने तीसरी बार उनका लेक्चर सुना था और परसों जब डॉक्टर साहब ने मेरे पास वो उनका पूरा स्क्रिप्ट भेजा तो संडे को मैंने बड़े ध्यान से उसको दोबारा पढ़ा। कि हमने 2-3 बार इसको सुना है पहले, तो इसमें क्या खास चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, जो बिल्कुल करने योग्य हैं, हम सब सक्षम है वो कर सकते हैं और वो होनी चाहिए। मैंने कुछ पॉइंट जॉट किए, उनमें मदर पावर, एम्पावरमेंट ऑफ एंड इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन फोक, वो एक बहुत बड़ा एक मुद्दा उन्होंने खड़ा किया। नेशनल इनोवेशन एंड प्राइड ऑफ आवर कंट्री, दैट वाज अनदर इशू। फास्ट पेस ड्यूरिंग एंड आफ्टर कोरोना इन दी कंट्री, वो एक इशू उन्होंने खड़ा किया। इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉलिसी विच इज एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड, सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी और बिना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को कोई फायदा नहीं है। आप यूक्रेन से मदर कार्ड ले आए, यहाँ पे असेंबल करें और उसमें 3% वैल्यू एडिशन करें और फिर एक्सपोर्ट कर दें, उसका कोई फायदा नहीं है। उसमें आप चाहे
50,000 करोड़ का बिजनेस कर लो, बट उसमें वैल्यू एडिशन कंट्री की 3-4-5% रहती है। आपको इंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट करनी चाहिए और एम्प्लॉयमेंट से लिंक्ड ट्रेनिंग होनी चाहिए, और जो हमारे कर्मयोगी मेहनत करते हैं उनका फल उनको देना चाहिए। तो उनका सोचना तो बहुत बड़ा था, वो 360 डिग्री से भी ज्यादा सोचते होंगे, हम तो 10, 20, 25, 30% सोचते हैं। हम पंजाब में एक उपराला शुरू किया था हमारे चेयरमैन श्री राजेंद्र गुप्ता जी ने, कोई 1-2 लाख रुपए से शुरू किया, आज वो 30,000 करोड़ का एम्पायर बन गया है। 15,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं। ज्यादातर हम होम टेक्सटाइल और पेपर इंडस्ट्री में काम करते हैं। उसमें हमारा मुद्दा ये है भी, उसमें रॉ मटेरियल से लेके, अगर हम कॉटन से शुरू होते हैं, कॉटन से यार्न, यार्न से फैब्रिक, फैब्रिक से प्रोडक्ट, वो सारी चीजें जो हैं वो अपनी इकोनॉमी ही नहीं रहती है। ये नहीं है कि हम इंडोनेशिया से कुछ मंगाया, उसमें थोड़ी वैल्यू एडिशन की ओर चले गए। इससे जो ज्यादा बात है अभी, जो जैसे सर संचालक जी ने, मैं पहले भी उन्होंने बोला भी कर्मयोगी पे वो बहुत ध्यान देते हैं, तो वहां से हमारे जो चेयरमैन उन्होंने इन्फ्लुएंस होके हमारी ऑर्गेनाइजेशन को 3 बच्चों में बांट दिया। कर्मयोगी जो हाथ से मशीन पे काम करते हैं उनको हम कर्मयोगी कहते हैं। दूसरा लेवल हो गया गुरु, जो उनको शिक्षा देते हैं। तीसरे हो गए ब्रह्म सेवक, जो ब्रह्म का उनको ज्ञान देते हैं। तो ये बिल्कुल भारतीय जैसे ही कल्चर है, संस्था है, वैसे ही हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को पिछले 3-4 साल में उसी डायरेक्शन में हमने इसको बढ़ाया, और आगे कोशिश करेंगे कि जो उन्होंने गाइडलाइंस दी हैं अपने लेक्चर में 5 तरीकों, उसको हम आगे बढ़ाते चलेंगे। धन्यवाद। मैं वेटरन लेफ्टिनेंट जनरल जसवाल, मैं नॉर्दर्न आर्मी कमांड में था, वहाँ से रिटायर हुआ। आपका जो प्रवचन था वो सुनने के बाद में एक भाव जो दिल में आया है, रियलाइजेशन कि इस वक्त भारत जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के अंदर है, और वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के जरिए हो रहा है। उसमें एक तत्व जो है वो बहुत जरूरी है कि सारे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के इस व्हील के अंदर मैं कौन, ये इस वक्त अनफॉर्चुनेटली भारत के अंदर मैं जो शब्द है भारत का, वो टिका नहीं है। उसमें काफी फ्रिक्शन है, एलिमेंट्स के अंदर काफी फ्रिक्शन है। ख्याल भी जो है वो भी फ्रिक्शन लाते हैं शुरुआत से। एक पॉइंट दिया था डॉक्टर शालिनी ने, एजुकेशन सिस्टम जो शुरुआत से, अगर आपको जो भाव आपने प्रकट किए हैं जिस मुताबिक, अगर ये उस वक्त से शुरू किए जाएं तो ये हेल्प करेगा कि हर शख्स के अंदर वो भाव आए कि मैं कौन हूं और मैं इस ट्रांसफॉर्मेशन में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के जरिए क्या कर सकता हूं। तो मेरी प्रार्थना यह है कि इसके ऊपर तवज्जो दिया जाए। मैं कौन हूं, मैं भारतीय हूं। जब तक ये नहीं होगा, मेरे हिसाब से ट्रांसफॉर्मेशन में वो उतनी गति नहीं आएगी। धन्यवाद। मैं बलदेव सेतिया, डायरेक्टर पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज। मुझे सिर्फ एक ही छोटी सी बात कहनी है कि ये सब जो भी विषय लिए गए ये ज़रूरी हैं, समाज को उठाना ज़रूरी है, लेकिन उसका समय है हमारा स्कूली शिक्षा। वो ऐसा समय है जिस समय जैसे संस्कार दिए जाएंगे। मैं इसी टीचिंग में लगभग 35 साल से जुड़ा हूँ, तो मेरा अपना ये अनुभव है कि जो बच्चे स्कूल से जो सीख के आते हैं उसके बाद उनकी वही शिक्षा पॉलिश की जा सकती है। उनमें नई चीज़ें, नई वैल्यूज देना बड़ा कठिन होता है। और उन्हें हम क्या सिखा रहे हैं तब से? ओनली IQ, इंटेलिजेंट क्वोशेंट। EQ, द इमोटिव क्वोशेंट,
मानवता, वैल्यूज, भारतीयता, ये चीजें स्कूली संस्कारों में अब मिसिंग है। जबकि समय लगभग वो आ गया है कि हमें EQ के भी आगे बढ़कर SQ, स्पिरिचुअल कोशेंट की बात करनी है, जहां बच्चे में स्कूल में ये भाव दिए जाएंगे। मेरा मानना है कि उसके बाद कॉलेज में और उसकी बाकी की जिंदगी में वो बहुत अच्छा नागरिक बनेगा, भारतीय बनेगा। सबसे पहले तो एक डेवलपमेंट जो पिछले 2-3 साल से हम देख रहे हैं, खासकर जो पहले भी रही है लेकिन अभी ज़्यादा हो गई है। इंडिया में 2-3 चीज़ बहुत डिस्कस होती हैं, एक तो रिलीजन और दूसरा रीजनलिज्म। रिलीजन खासकर जिस हिसाब से जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, अभी जिक्र भी हुआ था, क्या ये चीज़ें समाज में एक पोलराइजेशन तो नहीं क्रिएट कर रही हैं? डेफिनेटली कर रही हैं। यही रेट चलता रहा तो 10, 20, 30, 40 साल बाद इंडिया में एक ऐसा समाज जनरेट हो रहा है जो कि पोलराइज होगा, चाहे उसको हम हिंदुत्व बोलें, चाहे इस्लामिस्ट बोलें, चाहे कुछ और बोलें। ये जो पोलराइजेशन है एक इंडिया जैसे कंट्री के लिए बहुत ही विनाशकारक चीज़ है। अगर इसको आज ध्यान नहीं दिया, म्यूचुअल एक्सेप्टेंस नहीं हुई, तो इंडिया का आज से 50 साल बाद क्या हाल होगा? क्या हम आज से 50 साल बाद 100 साल पीछे चल जाएंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ? इसके साथ ही एक और चीज़ है जो कि हमेशा ही हमारी प्रोग्रेस में एक बाधक बन के रही है, वो है डिवाइडेड सोसाइटी, जिसमें कास्ट सिस्टम है, जिसका हर जगह जिक्र भी होता है, खासकर संघ में, और साथ में उसकी रिजर्वेशन। इसके साथ ही एक अभी आयोग बना है जो कि इस सिस्टम को और गहराई से देखने वाला है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसका हेड करेंगे उस आयोग का, जिसमें ये है कि ये जो रिजर्वेशन है जो कास्ट के बेस पर है, SC ST के बेसिस पर है, अभी जो कन्वर्ट होके SC SC से दूसरे रिलीजन में चले जाते हैं, जिनके लिए अभी रिजर्वेशन नहीं है, उनके लिए अभी रिजर्वेशन खुल जाएगी। तो कि हम एक कन्वर्शन को एक पॉलिटिकल रूप देके ओपन कर रहे हैं। हम एक तरह से वो कानून के खिलाफ है, दूसरी तरह से हम उसको जायज़ ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, एक फ्लडगेट बन जाएगा ये। क्या ये सही डायरेक्शन में, हम जो गवर्नमेंट के ऊपर से ये डायरेक्शन आती हैं, क्या सही डायरेक्शन में जा रही हैं ये? मैं गुनीत स्वामी चंडीगढ़ से। तो भगवत गीता का एसेंस एक बहुत इम्पोर्टेंट एसेंस रहा है कि हम 4 हिस्सों में बटे हुए हैं। एक हमारा फिजिकल एस्पेक्ट, एक हमारा इमोशनल एस्पेक्ट है, और एक हमारा मेंटल, और एक हमारा स्पिरिचुअल। अब क्या हम अपने स्कूल में ये एस्पेक्ट्स चारों अगर चीज़ों पे फोकस करके बच्चों में लेकर आए कि आप इनकम्प्लीट हैं, अगर आप अपना फिजिकल एस्पेक्ट कंप्लीट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एग्जाम्पल लें कृष्ण जी और अर्जुन जी की कॉन्वर्सेशन, थोड़ी सी ही बच्चों को बता दें कि अर्जुन ने कहा जी मैं अपने भाइयों को कैसे मार सकता हूँ, तो आगे कृष्ण जी ने बोला जो राइचियसनेस है और जो सही है वही रास्ते पे चलो। तो वो क्या, उसने अपना फिजिकल राइट वॉर पे कर अपना फिजिकल किया। इमोशनल, राम जी ने क्या किया, अपनी फैमिली के लिए इमोशनल एस्पेक्ट फुलफिल किया। ये सब हमारे पास है सब चीजें, लेकिन बच्चों को कैसे सिखाना है कि ये भारत माँ की ये वैल्यू सिस्टम्स है, ये वैल्यू सिस्टम्स में आपने इनको कैसे इम्बाइब करना है, और यही आपकी इंडिविजुअलिटी और आइडेंटिटी है। और आइडेंटिटी क्या है कि आपने प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करना। अब हम लास्ट कुछ सालों से देख रहे हैं जो हमारी प्रोग्रेस कर रही है कंट्री, हम क्या कर रहे हैं, हम सोल्यूशन ओरिएंटेड लाइफ जी रहे हैं। हमने कभी नहीं इतने सालों से एज एन इंडियन मैंने नहीं देखा कि हर एक चीज का एटीट्यूड सोल्यूशन ओरिएंटेड है। हमेशा प्रॉब्लम को बढ़ाना और प्रॉब्लम पे फोकस करना, तो वही एक्सपैंड होता है। लेकिन अब हम सोल्यूशन ओरिएंटेड जी रहे हैं, और अपने बच्चों को भी यही सिखाएं सबको कि सोल्यूशन ओरिएंटेड जी। दैट इज माननीय मोहन भागवत जी ने एक विषय और भी रखा था कि अभी युवा राष्ट्र है, आने वाले 50 वर्षों में जनसंख्या राष्ट्रीय स्तर पर नियोजन किस प्रकार हमें उसकी प्लानिंग करनी चाहिए।
पिछले लगभग 30 वर्षों से साध्वी का जीवन जीते हुए समाज में काफी आना जाना रहा, तो एक अनुभव में बात जो आ रही है कि ग्रामीण परिवेश को छोड़ करके, गांव के घरों को छोड़ करके युवा आप जैसी आयु के लोग निकले थे शहरों में, आकर शहर बसे, अर्बन डेवलपमेंट्स हुई, और आज वो शहरों में बने हुए आपकी कोठियों को छोड़ के आपके बच्चे विदेशों में चले गए या और ऐसे शहरों में चले गए जो शायद ज़्यादा टेक्निकली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं आपकी सिटीज़ से। पीछे माननीय डीसी पंचकुला से भी बैठे थे, चर्चा इस बात पर हो रही थी कि पंचकुला के बहुत सारे सेक्टर्स जो अर्बन डेवलपमेंट में आ रहे हैं, हमारे आश्रम के आसपास के एरिया में जो देखने में आ रहा है, धीरे धीरे वो शहरों के जो सेक्टर्स हैं, घरों की जो कतारों की कतारें हैं, वो धीरे धीरे जैसे वृद्धों के आशियाने से बनते चले जा रहे हैं। तो मेरा एक ये विशेष रूप से पीड़ा रहती है कि बच्चे बाहर चले जाते हैं, ऐसी ऐसी परिस्थितियां देखने में आई हैं कि मृत्यु हो जाने पर भी संस्कार करने के लिए लोगों को इधर उधर देखना पड़ता है, कि वो परिस्थितियां आ जाती हैं कि बच्चे नहीं पहुंच पाते हैं अनेकों कारणों से। भावनात्मक रस्सियां बहुत मजबूत नहीं रह जाती हैं, कहीं कुछ अपना फाइनेंशियल चीज़ें बीच में आ जाती हैं। ये भी समाज की एक बहुत बड़ी समस्या। आने वाले और 50 वर्षों में हम क्या आशा रखते हैं, बहुत सारी चीज़ों पर हमने तो इस विषय पर भी थोड़ा किस प्रकार से हमें इसको टैकल करना चाहिए, इस पर अवश्य हमें मुखर होकर के अब ये बातें बोलनी अवश्य पड़ेंगी, क्योंकि आसपास देखने में जो चीज़ें आ रही हैं वो यही हैं कि सेक्टर्स ज़्यादातर वृद्धाश्रम बनते चले जा रहे हैं। तो घंटी बजा दी है नियंत्रक लोगों ने, इसलिए अब समापन की तरफ चलना चाहिए। हैप्पी मैन, हैप्पी फैमिली, हैप्पी सोसाइटी, हैप्पी नेशन एंड हैप्पी वर्ल्ड, इसकी दो जरूरतें रहती हैं। एक कंज्यूमर्स गुड्स होता है, विच इज अवेलेबल इन मार्केट, यू कैन परचेज दैम। कार चाहिए, बंगला चाहिए, डायमंड चाहिए, कपड़ा चाहिए, ऐसे सब जितनी भी चीज़ें हैं वो 2-4 लाख की भी मिलती है, 50 लाख की, 5 करोड़ में भी मिलती है। इसका एडवर्टाइजमेंट मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम होता है एब्सोल्युटली इसी का होता है। परंतु क्या इस कंज्यूमर गुड्स से हैप्पी फैमिली, हैप्पी मैन, हैप्पी सोसाइटी ये सच में हो जाती है? नहीं होती। मैं ऐसे बहुत परिवारों के जाते हूँ, वो भारत का 1% तो बहुत बड़ी बात होगी, 0.1% से भी डाउन है। विदेश में बच्चे हैं, इधर हैं, उधर हैं, सारे जो भी है। परंतु अगर पति पत्नी में बनती नहीं है और ये सब है, तो क्या हैप्पी मैन और हैप्पी फैमिली इज देयर? नहीं हो सकता। इसलिए एक चीजें हैं जो खरीदी जा सकती है, मार्केट में मिलती हैं, अरे हैप्पी हेल्दी प्रॉस्पर फैमिली सोसाइटी। एक वो है जो दुनिया में बिकती कहीं नहीं है। जब तक वो नहीं है, पति पत्नी में तलाक हो रहा है, किस बात के लिए हो रहा है? पैसे के लिए तो नहीं हो रहा है, वो तो है अकूत है। बच्चे विदेश जा रहे हैं, माँ बाप को पूछते नहीं है। शिक्षा का तो अभाव नहीं है, धन का अभाव तो नहीं है, वो तो मार्केट में जो चीजें मिलती हैं वो सब उनके पास है, फिर वो माँ बाप की कदर नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हैप्पी मैन हैप्पी फैमिली के लिए एक कंज्यूमर गुड्स की जरूरत होती है, एक वैल्यूज की जरूरत होती है। तो आज सारा विज्ञापन कंज्यूमर, इस तरह का फ्लैट बनेगा, हैप्पी फैमिली होती, पता लगता है कि 4 दिन के बाद किसी ने आकर पत्नी का मर्डर कर दिया, पति किसी और के साथ चला गया। तो इसलिए हम सुखी परिवार की कल्पना भोग में से करेंगे या सुखी परिवार की वैल्यूज में से करेंगे, या दोनों की युति में से करेंगे? तो दोनों की युति में हैप्पी फैमिली, अपने को समझना भी होगा और इसको इनकलकेट बचपन से करना भी होगा। नहीं तो कितने घरों को आप देखते होंगे, भगवान की कृपा से, वाहेगुरु की कृपा से जो चाहिए कंज्यूमर्स में वो सब उस परिवार के पास है, परंतु परेशान बहुत है, दुखी बहुत है।
क्योंकि जो दूसरी चीज चाहिए थी उन्होंने जीवन भर उसको इग्नोर किया। तो कैपिटलिज्म अकेला हैप्पीनेस नहीं देता है। वैल्यूज जो दुनिया में कहीं खरीदी नहीं जा सकती, इन वैल्यूज को कभी मंदिर, गुरुद्वारे, आश्रम पूरी करते थे, कभी परिवार पूरा करता था, कभी इनको जो समाज संस्थाएं थी वो पूरा करती थी। पर आज ये सब नहीं करते, क्योंकि वी आर लिमिटेड टू द पैकेज, नॉट टू द वैल्यूज, नॉट टू द पैट्रियोटिज्म। तो इसलिए ये एक सोचने का नहीं विषय है, करने का विषय है। इसी तरह से आप देखेंगे, इसलिए आवश्यकता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पहली बात में कुछ नहीं करता है भोग की चीजें उपलब्ध कराने में, परंतु जो दूसरी जरूरत है उसको पूरा करता है, वो संस्कार जगाने में। और जब ये फैमिली भी करेगी, बरादरी भी करेगी, धर्म भी करेगा, जाति भी करेगी, दल भी करेगा, मोहल्ला भी करेगा, पंचायत भी करेगी, तो इट इज नॉट सो इम्पॉसिबल दैट इट कांट बी अचीव्ड। ये अचीव हो सकता है। इसलिए इस तरफ जाना ही पड़ेगा। नहीं जाएंगे तो रोत हो तो रही है दुनिया, और रोहित होगी। इस बात को हमने मानना है। दूसरी बात आप एक और देखेंगे जो बहुत आराम से ध्यान में आ जाती है। जो गरीब है, दुखी है, पीड़ित है, कमजोर है, असहाय है, निर्बल है, उसके प्रति अब एटीट्यूड सोसाइटी में कैसा हो, नफरत का हो, हिंसा का हो, सारे शराब पीते हैं, ये करते हैं। मैं आपको एक एयरपोर्ट की घटना सुना देता हूँ। मैं रायपुर में था तो चर्चा चली थी, तो एक मंत्री जी बैठे थे, सरकार बदल गई थी, वो मंत्री कांग्रेस के, तो मैं जानते थे अच्छी तरह से। उनको भी उसी फ्लाइट में जाना था, मुझे भी जाना था। तो उनको किसी ने बताया कि इंद्रेश जी भी RSS के बैठे हैं। फ्लाइट 2-2.5 घंटे लेट हो चुकी थी। तो उसने क्या सुनाया, कहते हैं कि भीख मांगने वाला था, देने लगे, शराब पी ले। तो शराब पी लेने गया कि बाबू जी मैं शराब पी लूंगा इसलिए नफरत करते हैं, आप शराब पीते हैं तो उसको क्या करें। ही आस्क्ड ए डेफिनेट क्वेश्चन। तो जब हम गरीब, दुखी, पीड़ित, कमजोर, असहाय को देखें, इसलिए एक संकेत है भाषण, वो है कि उसको प्यार करिए, सम्मान करिए और मदद करिए। पर इसलिए किस लिए करना, बी केयरफुल। वो गरीब है, दुखी है, उस पर दया व्या करने की जरूरत नहीं है, कर्तव्य करने की जरूरत है। दया भाव से करोगे तो आप अपमान करोगे, अगर कर्तव्य भाव से करोगे तो योग्य करोगे। परंतु उस गरीब के लिए भाव कौन सा चाहिए, दूसरा वो ये है, वो भी बदले में देता है। हम 100-200 500 की चीज देते हैं, वो बदले में पुण्य देता है जो नरक रोकता है और स्वर्ग पर देता है। तो दानवीर कौन है, गरीब दानवीर है, मैं और आप नहीं है। ये एप्टीट्यूड ने ही शबरी को सम्मान दिया, सुदामा को द्वारका के राज सिंहासन पर बिठवाया। नहीं तो द्वारकाधीश की गद्दी पर दुनिया का कोई करोड़पति, अरबपति नहीं बैठ सका, कोई संत महात्मा नहीं बैठ सका, विद्वान नहीं बैठ सका, कोई शक्तिशाली नहीं बैठ सका। एक आदमी जो दुनिया की पंक्ति में सबसे अंत में खड़ा था, भगवान ने उसको बिठाकर सम्मान देकर, पूजा देकर मुझे और आपको और संसार को अकल दी। जो गरीब, दुखी, पीड़ित, कमजोर, असहाय, निर्बल है, उसके लिए ये एटीट्यूड चाहिए। पर भगवान जी ने बिठाया सुदामा को तो बड़ा अच्छा लगता है, और मेरे और आपके पड़ोस में अगर बैठ जाए तो हालत बिगड़ जाएगी और बिगाड़ देगी। तो इसलिए ये एक संकेत दिया है जो समाज का अंत है, अंतिम है। उसको प्यार करिए, सम्मान कीजिए और सहयोग करिए। कर्तव्य भाव से नहीं, एक और ध्यान में रखिए, वो हमसे बड़ा दान मिला है, वो हमें पुण्य वापस रिटर्न करता है। तो जब ये एप्टीट्यूड होता है तो सोसाइटी का समग्र विकास का मॉडल बन जाता है हर चीज के अंदर से। तो इसी प्रकार से आप देखेंगे आज जरूरत है तो इन चीजों को सोचते सोचते आगे बढ़े। एड्रेस कैसे करना, मान लो पाकिस्तान नारा लगाता है कश्मीर के बिना
पाकिस्तान अधूरा है। तो समाज के अंदर बाकी लोगों को किसने मना किया है कि वो अपनी रोज गुरुद्वारे में माथा टेकते, मंदिर में माथा टेकते, घर में पूजा करते। ये भी तो कह सकते हैं, हे प्रभु, लाहौर, कराची, ननकाना, हिंगलाज के बिना हिंदुस्तान अधूरा है। पर किसी दिन रोका है हमें। दुनिया कहती है दवा से दुआ में ताकत ज्यादा होती है। तो हम दुआ भी करने में भारत कंजूस हो जाए, भारतीय कंजूस हो जाए तो झंझट खड़ा हो जाए। तो हमें आंसर देने का स्वभाव अपने अंदर बनाकर देश में जागृत करना होगा। हम क्यों नहीं कहेंगे कि हे माता रानी, नवरात्रे आए थे तो रोज कहें कि ये लाहौर, हिंगलाज, ननकाना साहब, कराची हमारा था, फिर से हमारा हो जाए। एक प्रैक्टिस का दफ्तर वहां भी खोल लेंगे। और किसने कहा है किसने कहा कि नहीं होगा? तो इसलिए वो है, जब मैंने बोला था पंजाब में पहली बार, जिससे एक परिवर्तन शुरू हुआ कि सारा खालिस्तान हिंदुस्तान है, सारा हिंदुस्तान खालिस्तान है। तो मैंने कहा था खालसा की उत्पत्ति 10वीं पातशाही ने की, और हिंदुस्तान के जो 70-80 हजार लोग आए थे उस सभा में, तो हर प्रांत से थे। मैसेज तो भेजे ही होंगे ना गुरु साहिबान ने, कौन सी गति से गए होंगे, किन रास्तों से गए। और उस समय तो सिख बना ही नहीं था। खालसा सिक्खी तो तब सजी है पहली बार, उससे पहले तो थी। तो भाई जो 5 लोगों से, वो उड़ीसा का था कि कर्नाटक का था कि गुजरात का था, कहाँ का था, वो सारे स्थान अगर नहीं है तो फिर खालिस्तान कहाँ हो? खालिस्तान का मतलब 5 स्थान होने चाहिए, तो हिंदुस्तान में है ना, इसलिए सारा हिंदुस्तान खालिस्तान है। 10 बादशाहियाँ हुई जीवंत, वो जहाँ आलोकित हुए और जहाँ ज्योति ज्योत समाए, वो 20 स्थान नहीं है, तो फिर खालिस्तान कहाँ है? वो होना चाहिए। अभी तो हिंदुस्तान में, इसलिए सारा खालिस्तान है। खालिस्तान का मतलब प्योर। 5 इसके न्यायपीठ बने, जिसको तखत कहा जाता है, वो होने चाहिए। वो नहीं है तो क्या है? तो इसलिए अरदास तो की। तो सिंह को मेरा तो एक ही कहना ना, सेना सजाओ, वो लाहौर, ननकाना साहब वगैरह जो रह गए हैं उनको मिला लो हिंदुस्तान में, झंझट खत्म हो जाएगा। तो इसलिए क्यों नहीं कर सकते? भाई कैलाश मानसरोवर हमारा था, ओम नमो शिवाय करते हुए तो कह सकते हैं प्रभु था तो ये देवता और मानवों के लिए, वो राक्षसों के उपजे में चला गया है। हमारी दुआ कबूल करो कि ये फिर से देवता और मानवों के लिए हो जाए। इसलिए ज्ञान और विज्ञान के साधकों का काम है छोटे छोटे कार्यक्रम देना, जिससे मोटिवेशन, और उस मोटिवेशन से वो बड़े बड़े काम कर लेता है। तो आज इस बात की एक बड़ी महत्वपूर्ण आवश्यकता है। भाई सरकार ने कह दिया अपना बनाओ, अपना खरीदो, अपना उपयोग करो, अपने का गुण गाओ, गढ़ा भी है तो उसमें सुधार करो और दुनिया की मार्केट में बेचो। अब इससे बड़ा मूल मंत्र स्वदेशी को क्या मिलेगा? कर ही सकते, परंतु कुछ बातों में सावधानी रखेगी। रिलीजन इज फॉर कन्वर्शन, आइदर रिलीजन फॉर रिस्पेक्टिबिलिटी। तो सिद्धांत कौन सा होना चाहिए? फॉलो योर ओन रिलीजन, डोंट क्रिटिसाइज एंड इंडल्ज इन अदर रिलीजन, बट रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन। ये होना चाहिए। तो ये होना चाहिए। तो मस्जिद में टूटी हुई मूर्तियां कैसे आ गई? अगर मस्जिद टूटी हुई मूर्तियों से शोभनीय बनती है तो फिर साबुत मूर्तियां लगा लो भाई, तोड़कर क्या लगाते हैं? और सारी दुनिया की में लगा लो, हमें क्या है? यहाँ जाएंगे यहाँ भी जल चढ़ा देंगे, वहां जाएंगे वहां भी चढ़ा लेंगे। परंतु आपकी मस्जिद में टूटी मूर्तियां मिलती है, इसलिए मंदिर तोड़कर बनाया गया है, मस्जिद कोई नहीं टूटी। ये लाखों करोड़ों में कहने का साहस लाना पड़ेगा तो उनको समझ में आता है। ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आता। मैंने लखनऊ के उद्घोषण में कहा 20,000 के लगभग मुसलमान थे, तो मैंने उनको कहा when you call any man that you are a kafir, it means
जो ये कहता है आप काफिर हैं वही शैतान है, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर एक भी आदमी नॉन बिलीवर नहीं। All the 135 crore of the people of the nation are believers. कोई ग्रंथ को मानता है, कोई हवन को मानता है, कोई पेड़ पौधे को मानता है, कोई वृक्ष को मानता है, कोई मूर्ति को मानता है, कोई कब्र को मानता है, पेड़ को मानता है। तो वो हम तो एक ही पेड़ और एक ही पत्थर को हनुमान जी भी मान लेते हैं, गणपति भी मान लेते हैं, काली भी मान लेते हैं, दुर्गा भी मान लेते हैं, उसी में काम चला लेते थे। तो इसलिए डोंट कॉल एनीबॉडी ए काफिर। इफ यू से he is an kafir, it means you are also kafir, and not only kafir, आप शैतान भी हैं। तो समझना भी होगा और समझाना भी होगा, बताना भी होगा। तो इसलिए कन्वर्शन नहीं, दुनिया में धर्मों का सम्मान का भारत। हम देखिए ना कैसा भारत है अजीब सा। साहब दुनिया में एक किताब आई तौरेत मोसेस आई, यहूदी आए, हमने ले लिया उनको। फिर बाइबल आई, चर्च आया और ईसाइयत आई, हमने उसको भी ले लिया लाखों करोड़ों लोगों ने। फिर कुरान शरीफ आया, फिर मस्जिद आई और इस्लाम आया, हमने उसको भी ले लिया। और हम दुनिया के 120 ईसाई 110 ईसाई देशों से पूछते हैं, क्या आपने कुरान शरीफ लिया? क्या आपने आगम त्रिपिटक लिया? क्या आपने श्री गुरु ग्रंथ साहब लिया? क्या आपने गीता वेद लिए? हम 56 मुस्लिम देशों से भी पूछते हैं, क्या आपने गीता ली और बाइबल ली? आपने सबको रिजेक्ट किया तो भी आप मानवतावादी हैं सर, लिबरल है। और हमने सबको एक्सेप्ट किया और रिस्पेक्ट किया तो भी हम कम्युनल हैं। ये दादागिरी नहीं चलनी चाहिए और नहीं चलने देना चाहिए। व्हेन यू एक्सेप्ट दिस दादागिरी तो पोलराइजेशन होता है, व्हेन यू एड्रेस इट प्रॉपरली तो पोलराइजेशन खत्म हो जाएगा। तो इसलिए इसको करना। आज भारत में सर्वाधिक इन सब सेट से मेरा संवाद है, ये सारा हिंदुस्तान दुनिया जानती है, ओपन है। तो सत्य को कहने में क्या तकलीफ है सर? और सत्य का साक्षात्कार क्यों नहीं कराना? करवाना चाहिए। हम कंफ्यूज्ड हैं इसलिए पोलराइजेशन है, हम क्लियर होंगे तो पोलराइजेशन विल स्टॉप। और इसलिए कह रहा हूं कि इसका असर क्या है, जब आपने 370-35 से हटा दी, उस जहां तिरंगे का अपमान देखा हमें और आपको। मैं 17 साल जम्मू कश्मीर में रहा हूँ, 3 बार आतंकवादियों ने अपहरण करने की कोशिश की कि इसको मार दिया जाए। वो नालायक फेल हो गए तो कसूर मेरा थोड़ी। अब मैं दुआ भी नहीं कर सकता कि वो पास हो जाए, पर प्रार्थना तो कर सकता हूँ कि सद्बुद्धि आ जाए। तो इसलिए तो एक बात सीधी सी होनी चाहिए। एक बात क्यों नहीं तर्क में अपने बच्चे को, बेटी को, बहू को गली मोहल्ले में लोग समझाएंगे कि भाई कश्मीर में इस्लाम मतावलंबी ज्यादा हुए तो 5 लाख लोग नहीं रह सके, परंतु उस कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर और मणिपुर तक, मतलब किसी कश्मीरी को डिसरिस्पेक्ट किया। जब वहाँ फौजी मरता है कोई और मरता है, आप मुझे बताइए चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला में आपने किसी कश्मीरी को गाली दी क्या? चाटा मारा क्या? धक्का दिया क्या? उसका सेब छोड़ दिया क्या? खरीदेंगे नहीं, ड्राई फ्रूट नहीं लिया। तो व्हेन वी आर रिस्पेक्टिंग एंड सैल्यूटिंग एंड एक्सेप्टिंग ऑल विद ऑल डिग्निटी, फिर कोई आरोप लगाए आप मानकर उसको पोलराइजेशन होने दें, ये पाप नहीं करना चाहिए। जब तक ये पाप करते रहेंगे भारत खंडित होता रहेगा। जिस दिन ये पाप ना करके ये ज्ञान समझाएंगे उस दिन अखंड भारत होगा। तो इसलिए इस बात को समझना करते हैं। आज उसी कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर में इस बार 15 अगस्त पर 7,40,000 झंडे लहराए कि नहीं लहराए? पीएफआई पर बैन आया। पीएफआई क्या है? हिंसा सिखाती है, मर्डर करती है। आज जब उस पर बैन लगाया तो कितनी मुस्लिम संस्थाएं और मुसलमान पहली बार सामने आया कि ये ठीक किया था, पर आज से पहले तो नहीं था। हम तब भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे, कुछ समय के बाद नहीं रहेंगे।
परंतु ये प्रश्न तो खड़ा होता है, कोई मजहब और जात पर कहे कि जनसंख्या इसलिए बढ़ाओ, देश में गरीबी आए, अनपढ़ता है, जलालत आए, अपराध आए, दंगे हों, परंतु उसको ये तो समझाना ही पड़ेगा कि तेरे पहले से लेकर आखिर तक के ये 50 मुस्लिम नेता और ये 50 इस्लामिक और कास्ट की वोट बैंक राजनीति करने वाले लोग जब चुनाव में आए थे तो 2 करोड़ के आदमी थे, आज ये 2000 करोड़ के हो गए। फिर तेरी गंदी गली और अंधेरी गली तो भी बदली नहीं, तेरी गरीबी और बेरोजगारी और अनपढ़ता तो गई नहीं। समझ में आता है, इसलिए वी हैव टू ऑल एड्रेस ऑल व्हाट इज द रियलिटी एंड व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, ये उसको होना पड़ेगा। भाई आप सब लोग क्यों नहीं सोच सकते कि भाई ठीक है, जिंदगी की जवानी बिता ली, बुढ़ापे में आ गए, बुढ़ापे का अंतिम काल क्यों नहीं लाहौर में होगा? कहीं लिखा है किसी ग्रंथ में कि लाहौर में नहीं मरेंगे आगे जाकर, या लाहौर में नहीं कोठी बंगला लेंगे, तो इसमें क्या तकलीफ है? चंडीगढ़ पंचकुला रखना रहेगा, लाहौर रख लेना, गर्मी वहां बिताओ, सर्दी यहाँ बिता लो, उसमें क्या है? बच्चे वहां रहेंगे, आप भी पढ़ाते रहो, जरूर थोड़ी अमेरिका ही जाना है। तो इस प्रकार का एक भाव जागरण, ये एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। और दुनिया के अंदर एक देखिए स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन की विशेषता, पश्चिम ने और वाम ने दुनिया को नारा दिया है, आदमी की मूलभूत आवश्यकता रोटी कपड़ा मकान है, पर इट इज टोटल रॉन्ग। ये सत्य नहीं है, असत्य है, पूरी तरह से अपराधपूर्ण है। भारत ने अपने स्वतंत्रता संग्राम में नारा लगाते हुए इस कंसेप्ट को दिया था, पर हम गड़बड़ हो गए। आदमी की मूलभूत आवश्यकता संस्कार युक्त शिक्षा, स्वाभिमान युक्त सम्मान और स्वतंत्रता, इसमें से श्रम से युक्त रोटी कपड़ा और मकान, ये उसकी मूलभूत आवश्यकता है। किसी के घर भी कोई जाए, वो 20 चीजें खाने में रख दे और सम्मान नहीं करे तो लोग ठुकरा कर आ जाते हैं, ये अपन देखते रहते हैं। भिखारी का अपमान करके करेंसी दीजिए, वो सेठ के मुंह पर कह देता है, देख सेठ अपमान मत कर, भीख मांगता हूं, इसका मतलब नहीं है कि सम्मान बेच दिया। आई आल्सो हैव ए रिस्पेक्ट। तो दुनिया के अंदर है, इसलिए आदमी की मूलभूत आवश्यकता को हमने ड्राफ्ट किया, इसलिए हम विश्वगुरु थे कि स्वतंत्रता, स्वाभिमान युक्त सम्मान, संस्कार युक्त शिक्षा, उसके आधार पर किया गया श्रम का रोटी कपड़ा और मकान, कोई ना सोए भूखे पेट, कोई ना रहे नंगे बदन, कोई ना हो बिना छत के, ये भारत ने ज्ञान दिया, इसको जिया, इसलिए हम घरों को ताला ना लगाने वाला देश बने। अमेरिका इंग्लैंड तो नहीं बने घरों को ताला ना लगाने वाले देश, वो तो आज भी नहीं बन सकते थे। When we will follow the wrong, the result will be wrong. परंतु इसका अर्थ नहीं है कि उनके पास अच्छा नहीं है, पर इसका अर्थ नहीं है कि हम महानालायक हैं। तो इसलिए ये सारे विवेक भी जागृत करना एक है, और इस सत्य को धर्मों में परिभाषित किया गया है। अपने कहा गया जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गृहसी, इस्लाम ने कहा है जन्नत माँ के कदमों में, वतन की मोहब्बत हुब्बल वतनी, ये ईमान का हिस्सा है, जो ईमान जन्नत दिलवाता है। तो दोनों में एक जैसा विचार, परंतु प्रश्न खड़ा होता है इसको जीना कैसे? तो इसको जिए न जी, एक औरत से हम इस संसार में आते हैं। दुनिया में ईश्वर ने संसार में भेजने के लिए एक ही रास्ता दिया है कि वो आत्मा को कोख में बिठाता है और उस कोख में 9 महीने के बाद फ्रेमवर्क होता है और वो संसार में नया राह पाते हैं। इसके अतिरिक्त दुनिया के किसी धर्म, जाति, भेद, भाषा में, सभ्यता में कोई दूसरा मार्ग नहीं। जो करोड़ों हुए, जो करोड़ों हैं और जो कल करोड़ों होंगे, वो एक ही रास्ते से आते हैं। उसको कहा गया ये जननी है, यानी माँ है। इसके बाद जन्मभूमि मदर अर्थ आती है। हमारी मदर अर्थ भारत कहलाता है, मादरे वतन। तो यही है, अगर मान लो ये अनाज ना दे, फल ना दे, सब्जियां ना दे, दूध नहीं, पानी दे, मैं और आप क्या है, ठन ठन गोपाल है।
हमारे पास तो कुछ नहीं है, यही देते हैं ना। ये आधार देते हैं तो मकान है, दुकान है, कल कारखाना है, दफ्तर है। ना दे तो कहाँ, हवा पानी में तो नहीं जिएंगे, जन्मेंगे नहीं तो जिएंगे कहाँ से? और जीने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जन्म ही नहीं सकते। यही आधार देती है, वस्तु देती है, तो बिल्डिंग है, कल कारखाना है, स्टील है, स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, कपड़ा है, चश्मा है, सारा उसी से तो बनता है। ये सेंसिटिविटी जब कभी सिखाई गई तो मौत से शादियां की इस देश के लोगों ने आजादी के लिए, ऐसे फालतू में थोड़ी कर ली थी। और उन्होंने मौत से शादियां नहीं की होती तो मुझे और आपको ये दिन नसीब नहीं होते। मेरे और आपकी पढ़ाई के कारण, स्टेटस के कारण आजादी नहीं है, वो तो गुलामी थी। पर इसलिए इसको समझना और समझाना बच्चे को ये जरूरी है। मरते हैं तो जलो दबो बहाओ, वो वापस भगवान जी के घर भेजते। एक जो संसार में लाती है वो माँ, एक जो संसार से विदा होकर भगवान जी के घर भेज दे वो भारत, मातृभूमि, जन्मभूमि। इट इज द ट्रूथ। परंतु इसके आश्चर्य को इनकलकेट कर किया जाता है तो फिर प्रगत दुनिया में देश बनता है, भूखा मरने वाला देश नहीं बनता है। और वो क्या है, हम रोज इस पर 2-4 बार शौच करते हैं, 10 बार थूकते हैं, 5 बार पेशाब करते हैं, इस धरती गड्ढे करते हैं। इसने कभी कहा कि ऐसे बदतमीज बेटे बेटी हो। वो युगों से सह रही है, आज भी सह रही है और युगों सहती रहेगी, कभी शिकायत भी नहीं करेगी, वेलफेयर ही करेगी। उसको हमने भारत माँ का, धरती माँ का। और ये जब सेंसिटिविटी आती है तो परिवर्तन आते हैं। जो माँ का और मातृभूमि का नहीं, वो किसी का नहीं है, वो बोझ है। ना भी पैदा हो तो चल सकता है। तो इसलिए इट इज एन बेसिक एजुकेशन, इट इज एन बेसिक डेवलपमेंट, इट इज एन बेसिक आइडियोलॉजी। इसको जब जीता है कोई समाज, वो दुनिया का ताकतवर होता है, आदर्श होता है। तो इसको संसार और लोग जिए, गरीब और अमीर, ये हमें भगवान ने ड्यूटी दी है। और इसलिए फिल्मी गाना है, हम होंगे कामयाब, इस विश्वास के साथ। तो मिलेंगे बार बार। आपने जो कुछ सुझाव रखे हैं प्राय सब चर्चा में आते रहते हैं, तो भी मैंने मार्क किया है, लगभग 20-22 लोग बोले हैं सारों में से। और बन के 3-4 के मैंने ज़्यादा लिखे नहीं, पॉइंट्स लिखे थे, तो 25-30 लोगों ने विचार व्यक्त किए। हम सब ने श्रोता के रूप में सुने और हर मोड़ पर मिलते रहेंगे साथ। कभी कभी मिलेंगे के लिए छुट्टी नहीं कर रहे, मिलते रहेंगे, विचार में भी, आचरण में भी और प्रैक्टिस में भी। तो जिन्होंने निमंत्रण दिया उनको धन्यवाद, जो निमंत्रण पर आ गए उनको बहुत बहुत बधाई। और इसी के साथ अंत भला सो भला, जगत कहे सबका भला।